नहीं आते होंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज और आज हम करने वाले हैं बेटा इसका पांचवा कोऑर्डिनेशन का पांचवा लेक्चर है। तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करने वाले हैं, टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। यस, हाइब्रिडाइजेशन सबको आता है ना? यस सर। ठीक है। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन। देखो लिमिटेशन वैसे तो बकवास चीजें होती हैं, आपको भी पता ही है, ठीक है। वो 2-3 पॉइंट बनाने होते हैं उनको, लेकिन लिमिटेशन ना पेपर में आती होती है, आपके बोर्ड के एग्जाम में लिमिटेशन आती है। सो बी वेरी केयरफुल, केयरफुल रहिएगा कि आपको वो लिमिटेशन याद होनी चाहिए। बहुत 3-4 पॉइंट है, 5-6 बस, कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन वो याद रख लेना। मेरे को तो वो खुद याद नहीं रहते हैं, मैं सीधी बात बताऊं, ठीक है ना। मैं उनको याद रखता हूँ क्योंकि वो बच्चों का याद करने का काम है और वो कोई काम भी कहीं काम नहीं आता, बट वो बोर्ड के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, तो मैं सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 एसपी हाइब्रिडेशन होता है। यस बेटा, सबको पता है यस सर। एसपी हाइब्रिडेशन लीनियर स्ट्रक्चर होता है। यस, क्लियर है ये? यस सर। किसी को इसके बारे में अगर नहीं पता है, ठीक है, तो प्लीज रिकॉल मी, मुझे जरूर बताइए। हरलीन बेटा और अंशिका बेटा, पता है बेटा आप दोनों को? यस सर। है ना? अंशिका बेटा आपको पता है? ठीक है। जो भी स्ट्रक्चर नहीं आता ना वो मेरे को बता देना। लीनियर सबको पता है, नो वरी। एसपी हाइब्रिडेशन sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर बनता है, ट्राइएंगुलर भी बोल सकते हैं इसे, ट्राइगोनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। sp3 के अंदर क्या बनता है? टेट्राहेड्रल, ठीक है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी सबको आता है। इसके बाद में अब देखिए जरा ध्यान से, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब 4 एटम जुड़े हुए हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर समझते हो ना, उसके साथ जितने टच है एटम, है ना, पड़ोसी, नेबर। तो देखिए यहाँ पर इसमें भी 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें भी 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, ध्यान दे लेना भाई, ठीक है। और नीचे एक और 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्लियर है? ये तो टेट्राहेड्रल ही होता है। तो देखो D3S, SD3 जनरली बोल देते हैं इसको, ठीक है, लेकिन ये D3S होता है, याद रखना। ये भी टेट्राहेड्रल ही होता है और इसमें D के कौन से ऑर्बिटल है? X Y Y Z Z X। ये एक और चीज बता देता हूँ, जब भी D के 2 ऑर्बिटल्स अगर आपको यूज करने हैं, 2 ऑर्बिटल, तो DX² माइनस Y² और DZ² यूज होंगे। यस, क्लियर है? इन दोनों का पेयर होता है। यस बेटा? यस सर। और Yes, अगर sir. आपको D के 3 ऑर्बिटल यूज करने हैं तो DXY, DYZ और DZX, इन तीनों का पेयर होता है, क्लियर है? तो ये यूज होंगे। तो यहाँ पर देखो D3S आ रहा है, तो डेफिनेटली XYYZ ZX। और ये याद होना चाहिए। अभी मुझे लगता है आपने हाइब्रिडाइजेशन सीखी होगी, लेकिन ये चीज करी थी क्या कभी? यस सर, एक ही थी। ये की थी बाकियों ने? ये मतलब DXYYZ ZX ये पढ़ा था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो Yes, अब sir. यहाँ, ठीक है, तो यहाँ याद कर लेना। पढ़ा रखा है? सबने पढ़ रखा है? यस सर। ठीक है। तो देखिए अब एक और होता है DSP2, ये भी हाइब्रिडाइजेशन में, तो देखो D है, sp2, टोटल 4 ही ऑर्बिटल है, देखा जाए तो 4 ऑर्बिटल से टेट्राहेड्रल बनता है, लेकिन यहाँ टेट्राहेड्रल नहीं बन रहा, ये ध्यान स्क्वायर देना, प्लानर। ये स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है। और इसमें ऑर्बिटल कौन से हैं? D का एक ऑर्बिटल है, तो भाई D का एक ऑर्बिटल होगा तो 2 के पेयर में से एक यूज होगा, या तो DZ² होगा या फिर DX² माइनस Y²। तो यहाँ पर ये X² माइनस Y² का ऑर्बिटल होता है, बस ये ध्यान रखना। और नीचे वाला D3S या SD3 जिसको बोल देते हैं, वो टेट्राहेड्रल ही होता है और उसमें XYYZ ZX होते हैं। यस बेटा, क्लियर है? याद रहेगा? यस सर। सारों Yes, के sir. एग्जाम्पल भी करेंगे, ध्यान रख लेना। वहां पर मैं अभी पूछने वाला हूँ आप लोगों से ये क्या था, सेम चीज चलेगी। देखो नीचे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 एग्जांपल आ गया, चीज वही है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल 5 होता है, तो sp3d, ये तो सबको पता है, sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना? यस सर। इसमें DZ² है। अब जरा ध्यान दे लेना, पहले वाले में D क्या था? ये रहा, ये S, इसके अंदर DSP2 वाले में एक ही TX स्क्वायर माइनस माइनस Y² था और उसमें है Z²। D पहले आया, X² माइनस Y², D बाद में आ रहा है, तो DZ², sp3d, क्लियर है? यस आगे सर। देखिए यहां पर फिर से DSP3 स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल पता है ना स्ट्रक्चर? यस सर। ये बन गया स्क्वायर और इसके साथ एक और सेंट्रल एटम से यहाँ पर भी कोई लिगेंड जुड़ा होता है, तो ये बन गया पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। तो ये स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके अंदर DSP3 है, तो जो पहले D आता है वो X² माइनस Y² वाला होता है, स्क्वायर पिरामिडल बनाएगा। यस, क्लियर है? यस सर। पहले Yes, D आ sir. गया तो स्क्वायर पिरामिडल बनाएगा, वो वाला भी स्क्वायर पिरामिडल, वो स्क्वायर बना रहा था प्लेनर, ये पिरामिडल बना रहा है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होता है,
ये तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। और इसमें डी के दो हैं तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, दो हैं तो दो ये वाले यूज होंगे पक्का। एक है तो प्रॉब्लम आती है कि डी जेड स्क्वायर यूज करें या एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर यूज करें। पहले आएगा मतलब सबसे पहले डी आ रहा है तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज कीजिए, अगर बाद में डी आ रहा है तो जेड स्क्वायर यूज कीजिए। अब देखिए D2sp3, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ऑक्टाहेड्रल ही होगा और डी के दोनों वही ऑर्बिटल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यस बेटा, सब कुछ क्लियर है ये यहाँ तक? यस सर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी वीबीटी में जो आपने +1 के अंदर वीबीटी की थी उसमें हाइब्रिडेशन की थी, यहाँ पर सब कुछ वही है, कोई फर्क नहीं है। यस गॉट इट? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल करते हैं फिर डिटेल में। कोई चीज ना क्लियर हो रही हो तो मेरे को बोल देना, वरना हम इसको फटाफट फिर आगे पास ऑन करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। कम से कम रिवीजन तो होनी चाहिए, है ना। और कुछ आता है बहुत अच्छी बात है तो उसमें रिवाइज हो जाएगा, नहीं आता तो कुछ एड ऑन हो जाएगा। AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट 0। अभी डाइपोल मोमेंट क्या होती है पता है भाई सबको? यस सर, वो पोलैरिटी Yes, को sir. बताता है एक तरह से। है ना। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है पता है? चार्ज इंटू, तो डाइपोल मोमेंट जो होती है वो Distance. चार्ज मल्टी इनटू डिस्टेंस सेपरेशन। डिस्टेंस, ठीक है, चार्ज मल्टीप्लाई में डिस्टेंस ही होता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट 0 आ रही है, क्यों 0 आ रही है तो उसको हम बात करेंगे। सबसे पहले नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसमें। ये कैसे पता लगता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के, तो नीचे वो भी देखेंगे। शुड बी डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक होना चाहिए, वो क्या होता है वो भी देखेंगे। Ag की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो सबसे पहले, 4d में 10, 5s में 0, 5p में 0, ये होता है Ag पॉजिटिव। यस, Ag क्या होता है पता है? सिल्वर। सिल्वर। कौन सी लाइन में आता है? एटॉमिक नंबर 47, यही होता है एटॉमिक नंबर 47। यस सर। तो इसमें होते हैं 5s, देखिए जरा, 5s में 1, ठीक है, और ये होता है 4d के अंदर कितने होते हैं? 10। यस सर। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक्चुअल में होता है 5s में 2 थे और 4d में थे 9। क्लियर है? यस सर। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, तीनों कोइन एज मेटल्स में आते हैं। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये कोइन एज मेटल्स हैं, ठीक है, प्लेटिनम नहीं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तीनों ऊपर नीचे आते हैं। 29, 47, 79 एटॉमिक नंबर। यस, क्लियर है सबको पीरियोडिक टेबल का? यस सर। Yes, sir. है ना, तीनों कोइन एज मेटल्स हैं, तो ये तीनों एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कॉपर और क्रोमियम आपको याद करवाया जाता है ना सबसे पहले +1 में, कॉपर क्रोमियम। उसके अलावा कॉपर वाली पूरी लाइन ही ऐसी है, सिल्वर और गोल्ड सब एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब एक्सेप्शन है। तो सोचो बड़े काम की चीजें हैं सारे। सिल्वर, चांदी खराब नहीं होती, गहनों में बनाई जाती है ना, चांदी के ही गहने की, किसी और चीज के गहने क्यों नहीं? इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन होता है, याद रख लेना। चांदी पहनने से, चांदी जो लाइट एब्जॉर्ब करती है, गोल्ड जो लाइट एब्जॉर्ब करता है, और गोल्ड जो हमारे मान लो हाथ में पहन रहे हो, अंगूठी में पहन रहे हो, यहाँ रिंग के अंदर पहन रहे हो ना, यहाँ पर एक तरह का ना ब्लड सर्कुलेशन होता है। आपको पता है लेफ्ट साइड में हर्ट होता है, यस? यस सर। और Yes, लेफ्ट sir. साइड की इस फिंगर के अंदर हम अंगूठी डालते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, एंगेजमेंट की अंगूठी होती है ना। यस सर। ये लेफ्ट साइड का हर्ट, जब किसी को एंजाइना पेन होता है ना, एंजाइना क्या होता है मतलब कोरोनरी डिजीज, मतलब हार्ट की डिजीज का जब किसी को पेन होता है तो पूरा लेफ्ट हैंड जो है वो दर्द होता है, राइट नहीं होता, लेफ्ट होता है। अब हर्ट ना पूरा लेफ्ट में नहीं होता, ये भी याद रखना, थोड़ा सा लेफ्ट में होता है, हल्का सा, लगभग मिडिल में होता है वो, लगभग मिडिल में। लेकिन फिर भी लेफ्ट हैंड क्यों पेन होता है भाई? लेफ्ट हैंड से उसकी नसें ज्यादा जुड़ी होती हैं एज कम्पेयर टू राइट हैंड। राइट हैंड पे तो दर्द ही नहीं होता हार्ट का, समझ रहे हो बात? तो यानी कि इसके लेफ्ट हैंड में सोना डालना या चांदी डालना, इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे हार्ट से, याद रख लेना। वो हमारे किसी न किसी चीज को ठीक करता है। कुछ लोगों को तांबा डालने के लिए कुछ बोला जाता है, कुछ लोगों को मिक्स धातु डालने के लिए बोला जाता है ना। उनकी जो रेडिएशन है, और ये प्रूव हो चुका है कि उनकी जो रेडिएशन है वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वे डालती हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें डालते हैं, जिसकी वजह से हमारे हार्ट के ठीक रहने के चांसेस भी बढ़ते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। एग्जैक्टली आज तक साइंस को नहीं पता लगा, लेकिन ये सही है कि ऐसा होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप में तो हम नहीं गए आज तक साइंस के। तो यहाँ पर देखिए ये एक्सेप्शन है सारे के सारे, अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उड़ेगा तो कहाँ से जाएगा? अभी यहीं से जाएगा, यस सर। 5s से जाएगा। ये बन गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई इसकी। अब देखिए जरा, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डी में 10 है, सारे पेयर्ड है ना। अमोनिया, अमोनिया क्या करेगा अब? NH3,
अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। एस में डोनेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 5p में कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। p के अंदर तीन तीन ऑर्बिटल हैं, 5py 5pz। यस बेटा। यस सर। तो अमोनिया एक और जुड़ जाएगा और यहाँ पर अपना लोन पेयर जो है वो इसको डोनेट कर देगा। इसके पास एक आ जाएगा, इसके पास भी एक आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके डोनेट कर सकता है इजीली। ये समझ में आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 अमोनिया विल ज्वाइन, sp हाइब्रिडेशन बनेगी, एक s का और एक p का। ये दोनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, जो बॉन्ड बना रहे हैं। यस, क्लियर है सबको? यस सर। इसलिए ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, और फर्दर ऑन तो 4d को पहले लिख दो, 5s को बाद में लिख दो। ऐसे लिखते तो ऐसे होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लिख रखा है। 4d आएगा यहाँ से उठ के यहाँ पे, क्योंकि फोर्थ शेल पहले होती है तो उसे पहले दिखाना, पांचवी बाद में होती है उसको बाद में दिखाना। ठीक है, तो ये sp हाइब्रिडेशन बनेगी। अब ये क्यों है डायमैग्नेटिक? सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, ये बॉन्ड पेयर है। कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली तो नजर ही नहीं आ रहा, अकेला नजर नहीं आ रहा। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। डायामैग्नेटिक मतलब सबके सब डबल है, पेयरिंग में है डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, कोई एक इलेक्ट्रॉन भी अगर सिंगल हुआ, कोई एक इलेक्ट्रॉन भी सिंगल हुआ, वो होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक क्या होता है? मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। डायामैग्नेटिक क्या होता है? मैग्नेट को रिपेल करता है। क्लियर है? यस सर। तो Yes, दुनिया sir. में, मेरी बॉडी में भी, आपकी बॉडी में, कपड़ों में, बेड में, चेयर में, टेबल में, फोन में, पेन में, या तो इलेक्ट्रॉन सारे डबल हो सकते हैं, यस, या फिर इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई एक सिंगल मिल सकता है उस मॉलिक्यूल, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में। क्लियर है? यस सर। तो या तो सारी चीजें मैग्नेट डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो डायमैग्नेटिक है तो अट्रैक्ट करेंगी मैग्नेट को, पैरामैग्नेटिक है तो रिपेल करेंगी। तो क्या हमारा सर फोन, डायमैग्नेटिक रिपेल करेगा ना? डायमैग्नेटिक, हाँ डायमैग्नेटिक रिपेल करेगा, पैरा अट्रैक्ट करेगा। उल्टा बोल गया क्या, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक है तो रिपेल करेगा, पैरामैग्नेटिक है तो अट्रैक्ट करेगा, है ना? तो अगर ऐसा है तो फिर कुर्सी, चेयर, सभी चीजें मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करें या रिपेल करें, और वो तो कुछ करती नहीं है। रीजन बताइए। सर उसकी मैग्नेटिक फील्ड मतलब उतनी इफेक्टिव नहीं होगी ना कि कुर्सी को अट्रैक्ट कर सके, रिपेल कर सके। ठीक है, तो कुछ एक तो हो, कुछ एक भी नहीं होती। एक्चुअल में वो बहुत 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 ही कम होती है। कितनी कम, तो बता देता हूँ। आप लोगों ने सीटी स्कैन की मशीन के बारे में सुना है? सीटी स्कैन होता है, यस सर, Yes. देखा भी है। ऐसी एक ना गोल सी गुफा सी होती है, ठीक है, और उसके चारों तरफ ऐसे कुछ लगा होता है, और उसके अंदर ना मरीज को स्ट्रेचर पे लिटा के यहाँ पे, और उसको इसके अंदर घुसा देते हैं। ठीक है, देखिए ऐसी कोई फिल्मों में जरूर देखी होगी, वो हीरोइन है या कोई भी Yes, sir. उनका वो बंदा बीमार हो जाता है और उसको सबसे पहले सीटी स्कैन के अंदर घुसा देते हैं, चाहे कुछ हुआ हो चाहे ना हुआ हो, और बड़ा क्रिटिकल सा सीन बना देते हैं वो लोग, है ना? सीटी स्कैन मशीन में बहुत सारे हादसे हुए हैं। कभी भी सीटी स्कैन मशीन में ले जाते टाइम आपके हाथों में कोई भी मेटल वगैरह नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिवाय आप नॉर्मल अपने कपड़े डाल के रखिए। डॉक्टर के हाथ में भी पेन वगैरह मेटल का नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बंदा था, वो स्ट्रेचर पे ले गया किसी दूसरे बंदे को, ठीक है, सीटी स्कैन मशीन के अंदर। तो उस स्ट्रेचर में, जो वो स्ट्रेचर भी अलग तरह का होता है उनका, जो वहां लेके जाते हैं मरीज को, ठीक है, तो उस स्ट्रेचर की कुर्सी के समेत उसने उसको खींच लिया। मैग्नेट इतना स्ट्रांग होता है उसका, और वो मरीज जो है वो कुर्सी समेत चिपक गया, उस कुर्सी ने उसको मार डाला। इतना चिपक गया कि कुर्सी ने उसको मार डाला। समझ रहे हो? यस सर। ये बहुत खतरनाक होता है। तो वो, उसका मैग्नेटिज्म बहुत हाई होता है, ठीक है, और हाई होने का मतलब है कि वो इतना हाई होता है कि उसके अंदर, एप्पल जो है ना, एप्पल एप्पल को रख दो और उसका मैग्नेटिज्म बढ़ा दो। कैसे बढ़ता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो, इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाओ, मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा। क्लियर है? यस सर। इलेक्ट्रिसिटी को फुल ऑन कर देते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, जिससे उसका मैग्नेटिज्म बढ़ जाता है, और वो फिर हमारे दिमाग पे वो मैग्नेटिज्म और उसके मैग्नेटिज्म से मैच करके कुछ इमेजेस वगैरह बनाती है। एमआरआई स्कैन, सीटी स्कैन वही होता है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस, एमआरआई होता है। सीटी स्कैन को पता नहीं क्या बोलते हैं, चलो जो भी है। तो ये जो चीज है, ये एप्पल अगर उसके बीच में रख दो उस मशीन के, तो एप्पल उसके बीचों बीच में अटक जाएगा, ना नीचे गिरेगा ना ऊपर। तो एप्पल बताइए पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? सर डायमैग्नेटिक। पैरा या डाया? डाया। एप्पल डाया मैग्नेटिक है, क्योंकि वो रिपेल कर रहा है। ठीक है, अब एप्पल वैसे तो मैग्नेट को रिपेल करता ही नहीं है, लेकिन यहाँ कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिज्म जब बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तब आएगा। हमारी बॉडी भी ऐसे ही मैग्नेटिज्म से अट्रैक्ट हो सकती है, रिपेल हो सकती है। तो आप लोगों को पता होगा कि हाई टेंशन वायर जो होती हैं,
जिनमें हाई वोल्टेज 2 लाख वोल्ट 5 लाख वोल्ट जाता है, बड़े वाले खंबे देखे आपने, वो टेढ़े मेढ़े से होते हैं, यूं पैर से होते हैं, ऊपर तक जाते हैं, यस सर देखे? देखे हैं। Yes, sir. उनके वो बहुत हाइट पर होते हैं, बहुत ज्यादा हाइट पर, नॉर्मल हाइट पर नहीं होते वो लगभग कहते हैं कि 5 से 10 फीट, इससे ज्यादा तो नहीं, लेकिन 5 से 10 फीट के बीच में कभी कभी इंसान को खींच लेते हैं, और खींच के उसको अपने पास बैठा लेते हैं, और करंट लगा और बंदा गया। 5 से 10 फीट हाइट पे कैसे कैसे पॉसिबल है? उनमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है, वो भी सीटी स्कैन वाली मशीन की तरह काम करने लगे, तो क्योंकि 5 लाख वोल्ट है भाई, 10 लाख वोल्ट है, 11,000 वोल्ट है, ऐसे आते हैं, है ना, 11,000, 1 लाख वोल्ट, 2 लाख वोल्ट, 5 लाख वोल्ट। अब वो जो वोल्टेज है वो इतनी हाई होती है कि वोल्टेज जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां पर मैग्नेटिज्म होगा ही होगा, याद रख लेना, दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों इकट्ठे होते हैं, इसलिए उन खंभों पे आपको 5 से 10 फीट की डिस्टेंस पर खींचा जा सकता है, तो 5-10 फीट तक उनके पास मत आइए, ठीक है। कारण क्या होता है, अगर धरती नीचे गीली है तो हवा में कई बार आयोनाइजेशन हो जाता है, और वो आप तक पहुंच गया, करंट आप तक पहुंच गया, सीधा धरती में जाएगा और खत्म। और जब वो धरती में जा रहा होता है ना करंट, तो वो स्ट्रोंगली, क्योंकि बीच में हवा भी है, तो वो हवा को हटा के आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो इसलिए वो आपको उठा लेता है, मैग्नेटिज्म से आपको वो उठा सकता है बहुत आसानी से, और ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता भी है, हुआ भी है। क्लियर है? बिजली गिरना और बिजली खुद ही उठा ले आपको, बहुत बड़ी बात है ना, लेकिन वो उठाएगी तो उठ जाओगे, ठीक है। यस तो सर। बी केयरफुल अबाउट दिस। तो ये मैग्नेटिज्म वो वाला है, तो डायामैग्नेटिक का मतलब वो रिपेल करेगा, पैरा का मतलब वो अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ सारे पेयर्ड है, तो भाई कुछ नहीं हो सकता, ये डायामैग्नेटिक ही है, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। डाइपोल मोमेंट 0 है, अब इसका क्या मतलब है ये भी देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, sp हाइब्रिडेशन है, तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, Ag लीनियर। पॉजिटिव, यस बेटा लीनियर बनेगा। अमोनिया, अमोनिया लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इधर भी अमोनिया लगा दो। मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम रिपल्शन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, यही होता है। यस सर। बॉन्ड एंगल आ रहा है 180 का, तो 180 का बॉन्ड एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब लीनियर स्ट्रक्चर आ रहा है, स्ट्रक्चर लीनियर है, तो क्या होगा, ये डाइपोल मोमेंट 0 होगा। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अब जरा मेरे को कोई ये बताएगा, ये चार्ज इनटू डिस्टेंस तो फॉर्मूला है डाइपोल मोमेंट का, है ना। अब डाइपोल मोमेंट एक्चुअल में क्या होता है भाई? सर डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर होता है जो दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना उसकी तरफ उसका हेड होता है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ उसकी टेल होती है। ठीक है, वो टेल पॉजिटिव होती है ना। तो ये होता क्या है कि मतलब इलेक्ट्रॉन कौन अटैक कर रहा है, नाइट्रोजन, और एजी में तो नाइट्रोजन अटैक करेगा। यस सर। तो ये देखो, एजी पर स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा, वो तो वैसे भी कंप्लीट पॉजिटिव है, और नाइट्रोजन पर स्लाइटली नेगेटिव आ जाएगा, इस तरफ भी ऐसा होगा। तो इसको ना यूं समझ लो जैसे दो ट्रैक्टर लगा रखे मैंने, सेम फोर्स के ट्रैक्टर हैं, अपोजिट साइड में खींच रहे हैं एजी को। बताओ जरा, एजी कहीं जाएगा क्या? नो सर। No, sir. यहीं रह नहीं जाएगा, सर। डाइपोल मोमेंट 0, बात खत्म। सबसे सिंपल तरीका है इसको समझने का। ये वेक्टर वेक्टर का चक्कर आप लोगों ने डेफिनेटली फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैथ में पढ़ा होगा, उसके अगर नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है तो इजीली समझ में आएगा वेक्टर से, लेकिन अगर मेडिकल के स्टूडेंट है तो ट्रैक्टर से समझ में आएगा। वेक्टर नहीं, ट्रैक्टर, दो ट्रैक्टर हैं, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, बताओ कौन खींचेगा, है ना, बीच में ही रह जाएगा फैन की तरह। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ठीक है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आ गया, शेप यहाँ पे दिखा रखी भी इसकी लीनियर शेप है, ठीक है, लिखी हुई है। अब आगे देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, एच जी है, साइनाइड 3 लगे हुए, नेगेटिव चार्ज है, ओवरऑल एंटिटी पर नेगेटिव चार्ज है, याद रख लेना, ठीक है। तो एच जी साइनाइड 3, डाइपोल मोमेंट इसकी भी 0 होती है, क्यों होती है इसकी 0? एच जी 3 साइनाइड जोड़ दो, साइनाइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है सारे के सारे, साइनाइड ऐसे डोनेट करेगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज था तो उसने डोनेट कर दिया, सेम एज इट इज दूसरा साइनाइड है, ठीक है, सेम एज इट इज तीसरा साइनाइड। ये कैसे होंगे? पंखे के 3 पंख देखे हैं सभी ने? यस सर। ये पंखे के 3 पंख के जैसा है, तो पंखे के 3 पंख हैं, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, ओवरऑल उसके ऊपर कितना हो जाएगा, ओवरऑल हम इसको 1 नेगेटिव दिखा देंगे, ठीक है। पंखे के 3 पंख हैं, तो सोचो 3 ट्रैक्टर पंखे के 3 पंखों के साइड में मैंने जोड़ दिए, और सेंटर में कोई बॉडी है जैसे मरकरी है यहाँ पे, और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, टूटेगा नहीं, रस्सी वस्सी नहीं टूटेगी, बस इतना दिमाग में रख लेना, कहीं आप लोग इमेजिन कर रहे हो रस्सी तोड़ देगा ट्रैक्टर को, पंखे के पंख तोड़ देगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। अब जरा सोचो 3 ट्रैक्टर लगा रखे हैं, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो एच जी लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा बताओ जरा? सर कहीं नहीं जाएगा वो। मिलेगा नहीं ना, नहीं सोच सकते हो, जाएगा। सिंपल सोच सकते हो, बहुत सिंपल है, तो इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0। अगर कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आएगा, वो 0 नहीं होगा। कितना आएगा वो कैलकुलेशन करने का अलग मेथड होता है, मैथमेटिकली कैलकुलेट होता है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होता है, तो नो वरी अबाउट दिस, है ना। लेकिन ये जानना है कि 0 है कि नहीं,
तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ट्रैक्टर लगा दो, स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए और ट्रैक्टर लगा दो। आगे देखो बेटा, इसी में यहाँ पर Hg मरकरी का एटॉमिक नंबर होता है 80, मरकरी पर है 2 पॉजिटिव चार्ज, हो गया 78 एटॉमिक नंबर। यस, क्लियर है सबको? तो यहाँ पर यस देखो सर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रखी है कि ज़ैनन तक तो वो कंप्लीट भरा हुआ, उसके बाद में 4f में 14 है, ये तो पूरा भरा है, 5d में 10 है, 6s में 2 है। ठीक है, तो 6s में 2, 5d में 10, ये है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है मरकरी, हमें पता है, और लास्ट में 80 है, तो मतलब पूरा भरा हुआ होता है इसका ये। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं। अब पूरे भरे हैं तो डेफिनेट सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाओगे, कहां से उड़ेंगे? एस में से जाएंगे, जो सबसे लास्ट शेल होती है वहीं से जाएंगे, डी में से नहीं जाएंगे। कोई इसका रीजन बता सकता है? मैंने बताया था ये रीजन शायद। सर एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। डी में से मैंने मरकरी को गर्म किया, मरकरी पूरा भरा हुआ था। ठीक है, डी में 10 थे, 6s में 2 थे, डी ब्लॉक एलिमेंट है मरकरी, यानी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो डी में भरे जाते हैं पहले। ठीक है, बट जब मैं निकाल रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन एस में से निकलते हैं, डी में से नहीं निकल रहे। क्यों? पहले एस में से निकलेंगे, डी में से नहीं निकलेंगे। दैट इज द क्वेश्चन। यस, समझ में आया सबको? क्वेश्चन समझ में आया क्या? पहली बात, Yes, sir. यस दैट सर। इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, ठीक है, तो अब आंसर का गैस है किसी का? सर एनर्जी लेवल एस का ज्यादा होगा। एनर्जी लेवल एस का ज्यादा नहीं था? सर, एनर्जी उसका गैस की ऑर्बिटल दूसरा हो गया ना, ऑर्बिट दूसरा हो गया उसका। शेल दूसरी होगी। यस सर, वही शेल दूसरी हो गई। ठीक है, तो उससे क्या? तो सर वो पहले अपनी दूसरी वाली शेल को खत्म करेगा ना, तब अंदर वाली शेल पे आएगा वो। Yes, sir. देखो 6s की एनर्जी कम होती है, फिर भी इलेक्ट्रॉन निकलता है 6s में से, जबकि 5d की एनर्जी ज्यादा होती है, पर वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। मैं उसको और एनर्जी दे रहा हूँ तो 5d की और बढ़ जाएगी, तो वो तो बाहर निकलना चाहिए। सर लेकिन वो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है पहले वो मतलब आपस में निकलेंगे ना, उसके बाद ही तो अंदर वाले जो शेल के इलेक्ट्रॉन है वो आप आएंगे, एक्सपोज होंगे। हाँ, कुछ हद तक ऐसा ही है। ठीक है, वो देखिए प्रणव क्या कर रहा है मैं बताता हूँ। देखो शेल भले ही छठी की एनर्जी कम है, तो यहाँ न्यूक्लियस है, ये चीज मैंने बताई थी, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 4d। ठीक है, 3d भूल गया मैं बीच में, ये रहा 3d। उसके बाद में 4f 5s, ऐसे चलता है। तो यानी कि अब देखो मैंने मान लो यहाँ पे 6s तक पहुंच गया, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, 6s तक हम पहुंच गए, तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ 5s, फिर 5p, अंदर वाले सारे भरे हुए हैं, समझ लेना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर 5d, फिर आएगा 5f, फिर आएगा 6s, फिर आएगा 6p, 6s ही भरा हुआ, इसमें p तो है ही। ठीक है, तो सर देखो इसमें 5G भी तो आएगा। जी आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन होता क्या है कि 5G तक इलेक्ट्रॉन पहुंचते ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है, 5f को भी दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 में 5 होते हैं, लेकिन भरे तो सिर्फ 4 ही जाते हैं, और उसमें भी ये 5f भी नहीं भरा जाएगा। जब भरा ही नहीं जा रहा, यूज नहीं हो रहा, तो हम उसको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। अब देखो होगा क्या, डे में 10 है, ठीक है, 4f पूरा भरा हुआ है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं होती वैसे 4f वाले को, ये गलत दिखा रखा है इन्होंने, क्योंकि जैनन दिखा रखा है, इसलिए जैनन के साथ में तो उसको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जैनन में तो 4f भरा नहीं है, उससे आगे वाला आप दिखा नहीं सकते। ये थोड़ा गलत दिखाने का तरीका है। डी में सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल दिखाए जाते हैं, लास्ट शेल और एंटी पेनल्टीमेट, यानी कि सेकंड लास्ट शेल। ठीक है, तो लास्ट शेल कौन सी है? 6s है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड लास्ट शेल 5d है, ये भरी जाती है इसमें, हमें पता है अच्छे से। जब आप एटम को गर्म करोगे, ये एटम है, जब आप एटम को गर्म कर रहे हो, ये न्यूक्लियस है इसका बीच में, तो एटम गर्मी सबसे पहले कहाँ जाएगी भाई? एटम को कहाँ मिलेगी? 6s में मिलेगी कि 5d में मिलेगी? सर 6S में। बाहर से गर्म 6s. करोगे ना, अंदर से तो गर्म कर ही नहीं सकते एटम को। क्या आप न्यूक्लियस के अंदर बत्ती लगाओगे कि ले भाई मैं अगरबत्ती लेके आ गया, न्यूक्लियस में जला रहा हूँ, है ना? न्यूक्लियस गर्म कर रहा हूँ, तो न्यूक्लियस से आगे बाहर 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 हीट जा रही है, तो डेफिनेटली फिर 5d को मिलेगी, 5d निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा 5d, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा होती है ऑलरेडी 6d से, 6s से, और 5d की एनर्जी ज्यादा, और थोड़ी सी और ज्यादा की तो 6s में तो जाएगा नहीं, वो सीधा बाहर। यस, क्लियर है? यस सर। और वो तब पॉसिबल है जब हम न्यूक्लियस के अंदर घुस जाए, और अंदर घुस के फिर हम जगा दे मोमबत्ती, ले भाई हो जा गर्म। लेकिन हम तो बाहर से जगा सकते हैं उसको, अंदर से कर ही नहीं सकते। तो बाहर तो 6s बैठा है, तो सबसे पहले एनर्जी इसको मिलेगी। इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? पहले 5d के बराबर आएगी, वो अंदर जाना चाहेगा, अंदर तो जा ही नहीं सकता, रिपल्शन मिल रहा है, फिर उससे ज्यादा हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। यस, क्लियर है? सबको समझ में आ गया? यस सर। ये रीजन याद रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन 6s में से जाएंगे, ना कि 5d में से। बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, ज्यादातर बच्चे इसको लैक करते हैं।
3 साइनाइड जोड़ दो, मैंने पहले से जोड़ दिए हैं, उसका हाइब्रिडेशन sp2 होगी, 3 ही ऑर्बिटल हैं, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, दैट्स इट। यस बेटा क्लियर है। और ये डायमैग्नेटिक होगा, क्यों डायमैग्नेटिक है, डी में 10 के 10 है, एस में 0 है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक होगा। क्लियर है। यस सर। यस अब सर। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रिएक्शन को करते हैं, आपको 2 एग्जांपल समझ में आ गए। निकल क्लोरीन के ऊपर 4 क्लोरीन 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब निकल पर 2 पॉजिटिव है, तो निकाल सकते हो निकल पर 2 पॉजिटिव होगा। यस सर। क्लोरीन 4 नेगेटिव है, ऑब्वियस है, सभी क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव होता है। ये हर मेटल का ऑक्सीजन स्टेट निकाला करो आप, ठीक है, जितने भी एग्जांपल आते हैं। ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट जो है 0 होगा इसका। ये मैग्नेटिक मोमेंट 0 दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे फिर देखेंगे। इज नॉट 0, सॉरी ये नॉट 0 है, और उसने बताया कि ये होता है इतना 2.5 bm। ये क्या क्या आता है, कैसे निकलता है, वो भी बताऊंगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन है दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कैसे पता लगा, शुड बी पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक ही है, क्योंकि अगर पैरामैग्नेटिज्म, अगर बोहर मैग्नेटोन आ गया पैरामैग्नेटिक के लिए आता है। रूट n+2 ये फॉर्मूला यूज होता है bm बोहर मैग्नेटोन निकालने के लिए। यस बेटा, याद है ये सबको? यस सर। बस ठीक है, फिर याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी सबको भी पता है? Yes, sir. सुना होगा ना सबने, ठीक है। तो अब देखिए जरा, तो ये n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बात ही खत्म। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 की वैल्यू बढ़ दो, 2 दूना 2 और 2 4 दूना 8, √8 की वैल्यू होती है 2.5 होती है। यस सही है। हाँ भाई, √8 2.5 होता है, पता है सबको। यस सर। देखो Yes, sir. √9 कितना होता है, 9 होता है 3, 9 की वैल्यू √9 की वैल्यू 3 है, तो √8 क्या होगा, 3 से कम होगा, बात खत्म है। 2.5 वो बता रहा है, मान लिया, बात ही खत्म, निकालने की जरूरत नहीं इसको, नीड नॉट टू सॉल्व दैट। आगे बढ़ते हैं बेटा, पैरामैग्नेटिज्म, तो ये समझ में आ गया, पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट भी हमने निकाल लिया। लो जी, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 थे, कहां से पता लगे 2? वैसे तो इसने गलत मेंशन कर रखा है ना, सबसे पहले तो ये लिखना चाहिए। निकल के अंदर 2 पॉजिटिव बना दिया इसने। निकल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। बताओ जरा 3D में एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 28 होता है निकल का एटॉमिक नंबर, 28। यस सर। ये लाइन याद नहीं है क्या किसी को? सचिन टाई वाला क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, जिंक। सर पीरियड वाइज याद नहीं कर रखे हैं, ऐसे ग्रुप वाइज याद कर रखे हैं। ऊपर से नीचे? यस सर। इसके लिए भी कोई वो सीक्वेंस आता है, मेरे को पता है, वो बच्चे ऐसे भी रट्टा मार लेते हैं। क्या याद किया आपने? स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, सर ग्रुप एक्टिनियम। 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 18, ग्रुप 17 और ग्रुप 13 14 याद है। डी ब्लॉक याद नहीं है क्या? नहीं सर, वो इनऑर्गेनिक पे करते करते अपने आप ही याद हो गए थे, तो डी ब्लॉक पढ़ा नहीं है ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, डी ब्लॉक में याद करवा दूंगा, ठीक है। तो डी ब्लॉक को तो भाई देखो, बच्चे वैसे ऐसे भी याद करते हैं ग्रुप वाइज भी, लेकिन वो डी ब्लॉक को ग्रुप वाइज याद नहीं किया जाता होता। डी ब्लॉक को तो एक सीरीज से याद करते हैं, 3D 4D 5D है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, कॉपर, क्रोमियम, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, जो भी है आगे, है ना। तो लास्ट में कॉपर और फिर वो होता है जिंक, है ना। तो वो 21 से 30 तक ये इस तरह से होते हैं। सचिन टाई वाला क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा, ये एक ट्रिक है इसकी, पहली लाइन की। दूसरी लाइन में यमराज जरा निभा मौत तक रूरा पड़े आगे को। तीसरी लाइन है ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। चौथी लाइन जो है वो एक्टिनियम के, ऐसा रफ डबिंग सॉन्ग भाई हंस मत, दूसरा राग सनका। ये चौथी लाइन है। इस तरह से पूरे डी ब्लॉक को याद किया जा सकता है। उसकी मैं ट्रिक दे दूंगा आपको, है ना, मेरे पास है, या अभी चाहिए क्या किसी को? बोलो, कॉपी पेस्ट करना है मुझे, भेज दूं? ठीक है, तो मैं एक पेज ले रहा हूँ, इसके ऊपर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। किसको? वेट ए मोमेंट देन, ठीक है, मुझे उसको फाइंड करना होगा पहले। तो यहाँ पर इमेजेस के अंदर आएगा केमिस्ट्री। मैंने केमिस्ट्री नाम का फोल्डर बना रखा है, उस केमिस्ट्री नाम के फोल्डर के अंदर अभी ढूंढते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल नंबर 1, इसको किया कॉपी, और यहाँ पर आ गए, ये लो भी। देखिए पहला पेज मैं चिपका रहा हूँ, पूरी पीरियोडिक टेबल को याद करने की सारी प्रोसेसेस में आपको यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए, हेलेना की रब से फरियाद, बेकड़ा बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थाली,
NH निहोनियम होता है, याद रखना, ये वाले भी बता रखे हैं मैंने। एशिया के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई थी, नवंबर 2016 लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, तो इसका मतलब है कि नवंबर 2016 के अंदर इसको क्या हुआ था, रिकमेंडेशन दी थी। किसने? आयुपैक ने, IUPAC ने। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। कहे सीता जी सुनो प्रभु, और ये फ्लेरोवियम है, इसका कुछ अभी सिर पैर पता नहीं है, इसके नाम को मैंने इंक्लूड नहीं कर रखा इसमें ट्रिक में, नहीं पता, आज सब बिकेगा। मोस्कोवियम को भी नवंबर 2016 की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर रिकमेंडेशन दे दिया था, ओल्ड स्टाइल से टेपो या TPO, LV, लिवरमोरियम। ठीक है, इसका भी नहीं पता भाई, इसको भी अभी तक रिकमेंडेशन नहीं मिला है। उसके बाद में फिर कल बाहर आई एटम में, आसमान में नहीं, एटम में। कुछ बच्चे इसको आसमान में याद करते हैं, एटम में याद करोगे तो AT याद रहेगा, एस्टेटाइन का सिंबल होता है। TS ऐसा टेनेसाइन, ये भी नवंबर 2016 में रिकमेंड हो गया था। ओगन एसन भी नवंबर 2016 में रिकमेंड हो गया था। ठीक है, कौन सा नहीं हुआ? लिवरमोरियम और फ्लेरोवियम, ये दोनों रिकमेंड नहीं हुए अभी तक, फिर भी लिख रखे हैं, नाम आते हैं अभी। हीलियम नियोन आर्गन, हीमन ने आराम करा, जैरन ओगनैसन, हीमन ने आर्नोल्ड को जिंदा रोंदा, कैसे भी याद रख सकते हो। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया, कहा जीते रहो, ऐसे भी याद रख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। नेक्स्ट पेज के ऊपर दूसरी ट्रिक मैं वो कर रहा हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर दूसरी ट्रिक को, नंबर 2, Ctrl+C। ठीक है, ये देखिए बेटा, ये दूसरी ट्रिक का दूसरा पेज आ गया। ये अब आप लोग आराम से पढ़ लेना और आपको याद होना चाहिए, सीधी सी बात है, यू मस्ट हैव टू लर्न दीज ऑल, सभी एलिमेंट्स याद होने चाहिए। ये आ गया भाई दूसरी ट्रिक के अंदर, उसके अंदर तो S और P ब्लॉक थे, इसमें D ब्लॉक है। ठीक है, D ब्लॉक के 2 वो दे रखे हैं, चारों दे रखे हैं, D ब्लॉक के 2 नहीं। सचिन टाई वाला क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। ठीक है, ये सबसे पहली लाइन है। और उसके बाद में दूसरा है, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। इनके जो एटॉमिक नंबर सामने लिख रखे हैं 57, 72 और 80, ये लास्ट वाले, पहला लास्ट वाला, ये सब याद होने चाहिए ताकि एटॉमिक नंबर आपको याद रहे। 39 से 48, ठीक है, और 89, 104, बीच में आप लोग आ जाते हैं इसके, इसलिए इतना बड़ा गैप है। उसके बाद 112। यस बेटा, क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। ठीक है, ऐसा रफ डबिंग सॉन्ग भाई हसमत, दूसरा राग सन का, जो मैंने अभी आपको बताया था। और एक F ब्लॉक की ट्रिक है, देखो इसके अंदर जितनी भी आपको ट्रिक्स दिखाई दे रही हैं, कुछ ट्रिक ऐसी हैं जो मैंने कॉपी की है भाई, ऑब्वियस है, यानी कि मैंने उन इंस्टीट्यूट से, उन मतलब कोई नेट से डाउनलोड करी, कोई इधर से डाउनलोड की, कुछ उधर से डाउनलोड की। ठीक है, कुछ अपनी तरफ से एडिट किया, नॉट ओनली की सारी ट्रिक्स मैंने कॉपी की हैं, ऐसा नहीं है। ज्यादातर टीचर्स कॉपी ही करते हैं और वो फेल हो जाते हैं D ब्लॉक की सबसे लास्ट वाली लाइन को याद करवाने में, D ब्लॉक की सबसे लास्ट। ऐसा रफ डबिंग सॉन्ग भाई हसमत, दूसरा राग सन का। AC से एक्टिनियम, रफ RF रदरफोर्डियम, रफ DB डोबरनियम, SG सीबोर्गियम, ऐसा रफ डबिंग सॉन्ग, SG सॉन्ग। भाई BH बोरियम, हसमत HS हसनियम, MT मैथरेनियम, दूसरा DS धर्मेशियम, RG रोंटगेनियम, दूसरा राग CN कोपरमीशियम सन का। क्लियर है? तो वो लाइन ज्यादातर टीचर्स को नहीं पता होती है और वो उसको लैक करते हैं, मैंने उसको खुद एडिट करके जोड़ तोड़ करके बनाया हुआ है। दूसरा F ब्लॉक में भी बहुत सारे टीचर मार खा जाते हैं, वो F ब्लॉक का उनको याद नहीं होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं उल्टी सीधी ट्रिक्स होती हैं उनके पास में, लेकिन वो ट्रिक्स एक दूसरे से लिंक नहीं करती है। मैंने यहाँ इसको, ये मेरी खुद की ट्रिक्स है, मैं बता रहा हूँ, खुद डेवलप की थी, आधा घंटा लगा था, ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप अपनी भी बना सकते हो, कोई बढ़िया चीज मिले तो मेरे को बताना, क्योंकि मेरी ट्रिक्स में एक लाइन में, इसमें मेरे को थोड़ी सी, ये लाइन जो है इसमें मेरे को थोड़ी सी दिक्कत है, अभी भी ये लाइन पूरी तरह से मेरे को अच्छी नहीं लगती है। सीरिया प्रेस, नंदू PM समझदार यूरोप का। सीरिया की प्रेस है और वो बोलती कि नंदू जो है वो समझदार PM है यूरोप का। उसके बाद में देखिए, गुड टर्बी डिसिप्लाइंड होल इंजीनियर, गुड टर्बी डिसिप्लाइंड होल इंजीनियर। इसके बाद में TMW, 3 हिस्सों में से याद कर सकते हैं, यहाँ 3 हिस्से भी दिखाए गए हैं ना, 4 हैं वैसे, 3 नहीं है, तो 4 हिस्से भी दिखाए गए हैं ब्रैकेट्स में, 58 से 71 तक। क्लियर है भाई? ये लाइन मुझे अभी भी थोड़ी सी तकलीफ देती है, मतलब ये लाइन मुझे अभी भी थोड़ी सी पसंद नहीं है। आप लोगों को अच्छी लाइन अगर बना सको तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। लेकिन मैंने इसमें क्या खास देखा है, नेट से आपको मिलेंगी, लेकिन मैंने इसमें क्या खास किया, सीरियल में, सीरियल प्रेस, सीरियल से सीरियम, प्रेस से प्रेसोडाइमियम, एंडी नंदू,
नियोडाइमियम, पीएम, पीएम का पीएम, सिंबल को और नाम को सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की गई, सिंबल और नाम को। कुछ चीजें हमें ऐसे मिल जाती हैं कि पता नहीं वो कैसे कैसे बना देते हैं उल्टी सीधी, सिर्फ सिंबल के लिए बना लेते हैं कुछ लोग। सिर्फ सिंबल याद होने से नाम याद होना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने लाइन थोड़ी सी मुश्किल बनाई ताकि सिंबल और नाम दोनों सिंक्रोनाइज हो सके। कोशिश की गई है लेकिन ये बहुत अच्छी बनी नहीं है, ठीक है। तो आपको भी हो सकता है तकलीफ हो, बट एक बार याद होगी तो फिर आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। मुझे ये याद है अच्छे से, ठीक है। पहले मैंने इस लाइन को बनाया था, सीरियल में प्रेस ने नंदू को पीएम समझकर यूरोप भेजा, ठीक है। लेकिन उसमें दो दो वर्ड आ रहे थे, सीरियल में प्रेस ने नंदू को, है ना, पीएम समझकर यूरोप भेजा, यूरोप भेजा। अब इसमें सब में एक है, सीरिया प्रेस नंदू पीएम समझदार यूरोप का, यूरोप का के बाद खत्म हो जाता, दो वर्ड है। इसके बाद में गुड टर्बी डिसिप्लाइंड होल इंजीनियर, यहाँ भी खत्म हो गया। फिर टीएम यबलू, सब में एक एक वर्ड है, सिर्फ यूरोप का में दो है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें चेंज किया। वरना मैंने पहले किया था, सीरियल में प्रेस ने नंदू को पीएम समझकर यूरोप भेजा, बोर्ड ने तभी डिसिप्लिन से होल इंजीनियर और टीएम को यात्रा पर, को यात्रा पर लंच कराया, ऐसा नाम याद किया था मैंने। और मेरे को यही वाली लाइन याद है मेरी, बट मैंने इसको थोड़ा और संशोधन किया इसको और इसको ठीक बनाया। बट ये अभी भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और बेटर हो जाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन एफ ब्लॉक की है, सबसे लास्ट, सबसे आसान है, सबसे सिंपल है, इसमें कुछ एडिट नहीं करना है और इससे आसान मिल ही नहीं सकती है, ये गारंटी दे सकता हूँ। ये बन गई मुझसे, अच्छे से बन गई और आसानी से बन गई। टीएच थोरियम होता है, थोरैक्स की प्रोटेक्शन के लिए यूरेनियम, नेपच्यून, प्लूटो और अमेरिका से लाया गया, क्योर बिक गया। कैलिफोर्निया में आइंस्टीन ने फर्मेंटेशन की, मेंडलीव को नोबेल मिला। सबके नाम है सीधा ही, सबके सीधा नाम है, थोरैक्स थोरियम है वो अलग है, लेकिन वो नाम को बताता है, सिंबल को बताता है। प्रोटेक्टिनियम से प्रोटेक्शन बनता, प्रोटेक्शन के लिए, गले की प्रोटेक्शन के लिए। यूरेन, नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनियम, यूरेनियम ये, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, सब नाम है एलिमेंट के, कोई चक्कर ही नहीं है। क्यूरियम, ये क्यूरियम है, इसका नाम उठा लिया मैंने, सीएम से क्यूरियम बनता है, सिंबल नहीं, नाम उठाया, ठीक है। बर्केलियम बिक गया। कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्निया। आइंस्टीनियम, आइंस्टीन ने। फर्मेंटेशियम, फर्मेंटेशन की। मेंडलीवियम, मेंडलीव को। नोबेलियम, नोबल मिला। लावरेशियम, ला वाला लास्ट वर्ड है, ठीक है, मिला, LR, लावरेशियम। यस, क्लियर है सभी को? आई थिंक इतना हो गया तो ये काफी है। यस सर। ठीक है, तो ये अब पूरी पीरियोडिक टेबल आपके नोट्स में आ जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है बेटा। यस सर। याद कीजिएगा और याद होने चाहिए, बता देता हूँ। पहले दिन डी ब्लॉक याद करो, सारों के नाम देखो, बुक में नाम देखो और स्पेलिंग लिख के देखो और ट्रिक याद करो। दूसरे दिन एफ ब्लॉक याद करो, नाम देखो, स्पेलिंग लिखो, बोलना सीखो नाम को और ट्रिक याद करो, ठीक है। फिर तीसरे दिन क्या करना है, एस ब्लॉक मतलब डी और एफ ब्लॉक को इकट्ठा, 2 मिनट का काम होता है, जस्ट हर रोज 2 मिनट लगाने, 10 दिन तक लगातार हर रोज 2 मिनट लगाइए, आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है? 10 दिन हर रोज सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट हर रोज रिवाइज जरूर करना। अगर नहीं करेंगे तो फिर ना जितना जल्दी याद हो उतना जल्दी भूल जाओगे। 10 दिन हर रोज रिपीट करना, जस्ट 2 मिनट लगाने, पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी। एसपी सबको याद होता है लगभग। तो देखो भी 4 क्लोरीन जुड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, शेप टेट्राहेड्रल होगी। ज्योमेट्री और शेप दोनों टेट्राहेड्रल है। ज्योमेट्री वो होती है जिसमें लोन पेयर काउंट होते हैं, शेप वो होती है जिसमें लोन पेयर काउंट नहीं होते, पता होगा। यस सर। दूसरा है निकल साइनाइड 4 है, 2 नेगेटिव है, एक्सपेक्टेड 0 है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 0 होगा, डायमैग्नेटिक होगा, नो किस लिए होते हैं, निकल के अंदर यहाँ पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। ये आ गया एस निकल के अंदर। अब देखो जरा, निकल में यहाँ ये बोल रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन है, पहले तो अनपेड दिखा रहा था, अब ये अनपेड नहीं दिखा रहा, क्यों भाई, साइनाइड 4 जुड़ेंगे, इसका क्या मतलब हो सकता है। और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, स्क्वायर प्लेनर होगा। अब ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का कैसे पता लगेगा, स्क्वायर प्लेनर का कैसे पता लगेगा, ये बता लगेगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसके बाद में लिखते हैं, देखो हम क्या लिखेंगे, 3D में 8 है ना, तो 3D x² - y², 3D z², 3D xy, सारे लिखने पड़ेंगे, 3D yz और 3D zx, ये सारे लिख लिए। 3D 8 भरने आपको, तो सबसे पहले एक एक भर दो, 5 6 7 8, तो 2 2 2 और 1 1। यस, क्लियर है सबको? यस सर। आगे क्या होता है देखिए, उसके बाद में आता है 4s, 4s में तो है ही नहीं, 0 है। फिर 4s के बाद आता है 4p, 4px, 4p। अगर कोई शेल चालू हो गई
तो वो पूरी शेल एग्जिस्ट करेगी। 4p भी होगा, 4d भी होगा, 4f भी होगा, याद रख लेना। भरना है कि नहीं वो बाद की बात है, लेकिन होंगे सभी यहाँ। तो 4 तो हम एक्सटेंड करके तो लिख सकते हैं 4pz। यस, क्लियर है सबको? यस सर। अब Yes, देखिए sir. जरा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए थे, साइनाइड जोड़ना है, तो साइनाइड कहाँ कहाँ जुड़ेगा? साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ये हम पढ़ेंगे अभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है? जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार के उनको पेयर कर सकता है, इतनी ताकत होती है उसमें। तो ये पेयर कर देगा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को। किसको पेयर करेगा? ये इसको 2 बना देगा, बना दिया, इसके में आ गया 0। यस, क्लियर हुआ ये बात? यस सर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी याद करवाएंगे आपको, ठीक है, जो लिगेंड्स की सीरीज है, और इलेक्ट्रोकेमिकल नहीं है, वो लिगेंड्स की सीरीज है, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रो होती है ना, हाँ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, लिगेंड की सीरीज है, वो याद करवाएंगे। उसके अंदर आप याद कर लोगे कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो पेयरिंग करवा देता है। तो देखो डी का एक साइनाइड जुड़ गया, खाली होना चाहिए ऑर्बिटल, तभी तो वो लोन पेयर डोनेट करेगा। इसमें जुड़ गया, इसमें जुड़ गया, इसमें जुड़ गया। यस, हाइब्रिडेशन क्या बनी? DsP2। क्लियर है? यस सर। बस ये बन गई DsP2। अब जरा देखो, क्या इसमें कोई लोन पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? सब तो पेयर है ना, सब तो पेयर है ना। पहले वाले केस में क्या हुआ था? जो लिगेंड जुड़ा हुआ था कौन सा था, याद है किसी को? ऊपर टेट्राहेड्रल है, sp3, क्लोरीन। क्लोरीन यानी कि हैलोजन सारे वीक फील्ड होते हैं, तो वीक लिगेंड्स हैं। यहाँ एक रहेगा, इसमें क्लोरीन नहीं जुड़ सकता, यहाँ क्लोरीन जुड़ा होता है, यहाँ क्लोरीन जुड़ा होता है, यहाँ क्लोरीन जुड़ा होता है, यहाँ क्लोरीन जुड़ा होता है। यस बेटा, sp3 टेट्राहेड्रल। यस सर। तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे ना, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यस सर। इसमें 0 रहेंगे, तो वहां पर 2 थे, यहाँ पर अब एक भी नहीं बचा। दैट्स इट। तो ये सर क्लियर हो गया। एक लिगेंड एक ही ऑर्बिटल के साथ जुड़ सकता है? खाली ऑर्बिटल एक के साथ ही जुड़ेगा, 2 के साथ कैसे जुड़ सकता है? अगर वो बाइडेंटेट है तो 2 के साथ जुड़ेगा, ट्राइडेंटेट है 3 के साथ जुड़ेगा। डेंटिसिटी डिपेंड करती है बेटा, यस सर। ठीक है। इसकी डेंटिसिटी एक है बेचारे की, कार्बन या नाइट्रोजन की साइड से जुड़ सकता है। ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है, मतलब 2 साइड होती है इसमें, एक बाइंड होगी तो दूसरी फिर काम नहीं करेगी, है ना। यस सर। चलिए, इस बात से मेरे को एक बात याद आई। मुझे कौन बताएगा आप दोनों में से कि कौन सा हेपेटिसिटी क्या होती है और डेंटिसिटी क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन हेपेटिसिटी एंड डेंटिसिटी याद है? याद है क्या? सर जो हेपेटिसिटी होती है वो कार्बन एटम जितने अटैच होते हैं, मतलब डबल बॉन्ड में जितने कार्बन एटम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं 5 बॉन्ड्स में। ठीक है, कुछ और एडिट करना पड़ेगा इसमें। डेंटिसिटी क्या होती है? लिगेंड कितने जुड़ रहे हैं, एक लिगेंड के कितने एटम जुड़ रहे हैं, यस सर। Yes, sir. चिलेशन। और हेपेटिसिटी, उसमें भी तो एक ही लिगेंड होता है, उसके एटम जुड़ते हैं, लेकिन वो किस मैनर में जुड़ते हैं, थोड़ा एडिट करो, बताओ, याद है कुछ? कंसेक्यूटिव होते हैं वो, लगातार, यस सर वही। है ना। बस इतना सा याद रखना है। क्लियर है? देखो, ये छोटी छोटी चीजें ये दिमाग से निकलती हैं, क्यों? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस जब कम होती है तो दिमाग से निकल जाती है। तो इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर ना सॉल्व करना शुरू कर दो आप लोग, सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आगे देखिए भाई, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है। दैट वाज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो। तो ये अब आपको क्लियर हो गया। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, एक वीक लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को पेयर कर सकता है, इतनी हिम्मत होती है उसमें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनर कॉम्प्लेक्स बनाना, इनर कॉम्प्लेक्स। और वीक लिगेंड होगा वो आउटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बेचारा अंदर वालों को धक्का नहीं मार सकता, बाहर ही बाहर जुड़ेगा, आउटर कॉम्प्लेक्स। क्लियर है सबको? यस सर। बस ये स्क्वायर प्लेनर होगा, अपने आप ही होगा, क्योंकि DsP2 है। स्क्वायर प्लेनर। हाइब्रिडेशन पता लगी, कैसे पता लगी? हाइब्रिडेशन ऐसे पता लगी। और मुझे क्या पता ये पेयर बनाएगा कि नहीं, मैं तो आगे भी जोड़ सकता था चारों साइनाइड। तो मुझे ये पता कि साइनाइड जो है, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO पॉजिटिव, ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वेरी मच स्ट्रॉन्ग। मैंने बोला था ना कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, वही जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और NO पॉजिटिव, ये दोनों तो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड हैं। इसके अलावा साइनाइड भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। बस 3 चीजें तो याद हो गई होंगी आपको, है ना। जितने भी हेलोजन हैं सारे के सारे वीक लिगेंड है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब वीक हैं, ये भी याद हो गया होगा। वाटर आता है इन बिटवीन, बीच में होता है वाटर, ठीक है। इतना ऑर्डर तो याद हो गया, बात खत्म। बाकी के अपने आप अंदाजे लग जाते हैं, नो वरी। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया? वाटर बीच यस में है, हेलोजन Yes, वीक sir. है,
साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या था, NO पॉजिटिव, है ना, वो सारे स्ट्रॉन्ग हैं। क्लियर है? तो अब देखो बेटा, इनर ऑर्बिटल बनाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, लो स्पिन या इनर। अब ये अब आपको याद रखना है क्यों बनाता है लो स्पिन इनर कॉम्प्लेक्स, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? इनर यस ऑर्बिटल सर। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल आर इनर डी ऑर्बिटल यूज होते हैं हाइब्रिडेशन में, मतलब DsP2 यूज हो रहा है ना, देखो DsP2, sp3d भी यूज हो सकता था ना, वो नहीं यूज हो रहा, DsP2 यूज हो रहा है। दे आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द पेयरिंग, ये पेयरिंग हो जाती है, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज लो, इनकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी लो आती है। क्यों आती है भाई? पेयर हो जाते हैं अंदर वाले, तो ऑब्वियस सी बात है बोर मैग्नेटॉन लो ही आएगा, पेयर हो गए तो, है ना, अगर आएगा तो लो आएगा वरना जीरो आएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं ये भी कंफर्म कर चुके हैं हम, ठीक है बेटा, क्लियर है? सर ये जो 3 लिगेंड थे CO और NO प्लस और ये जो CN था, इनमें ही बस पेयरिंग आकर होगी? नहीं, इनमें सिर्फ इनमें नहीं होती है, मेटल पर भी डिपेंड करती है, ठीक है, कि मेटल कौन सी है जो पेयरिंग कर रही है, जो पेयरिंग मतलब जिसका ऑर्बिटल यूज हो रहा है, मेटल में भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मेटल का न्यूक्लियस अगर अट्रैक्टेड है तो वो अपने आप भी पेयरिंग कर सकता है। बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती है, बट मोटा मोटा मैंने आपको बताया, ठीक है, बाकी जो भी आएगा उसको आगे करेंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, बस ये इतना होता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब जरा। तो सर आउटर और इनर एंड आउटर कॉम्प्लेक्स एक बार फिर से बता दो। इनर आउटर फिर से बताऊं? ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले आउटर वाले की बात करते हैं। क्लोरीन वाला स्ट्रक्चर एक ही पेज पे होता तो ज्यादा बेटर था, कोई बात नहीं, ये देखिए निकेल है, 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं इससे, यस, ये समझ में आ रहा है? तो यस सर। 28 इलेक्ट्रॉन थे, इसको हमने बोला कि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता लगा 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है? डी के अंदर 8 भरने हैं आपको, डी का पहला ऑर्बिटल, डी का दूसरा, डी का तीसरा, डी का चौथा, डी का पांचवा। आप ऐसे मत लिखना, ये मैं आपको इजीनेस के लिए बता रहा हूँ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ऐसे होते हैं। अब इसमें देखो 2 2 1 2 3, नहीं ये भी 2, 6 और 2 8, 8 भर दिए, यस बेटा, यस सर। ये सारे के सारे 3D हैं। इसके बाद में यहाँ आएगा 4s, 4s में 0 इलेक्ट्रॉन है, फिर आएगा 4p, ये आपको एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा, 4px 4py और 4pz, इन सब में 0 0 है। अब क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्लोरीन नेगेटिव क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, शेयर कर लेगा, दूसरा क्लोरीन इसको डोनेट कर देगा, शेयर कर लेगा, तीसरा इसको डोनेट कर देगा, ठीक है, और शेयर कर लेगा, चौथा क्लोरीन इसको डोनेट कर देगा और शेयर कर लेगा। यस, क्लियर है? तो इस तरह से क्लोरीन ने क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, किसके साथ बनाया, निकिल के साथ। लेकिन निकिल के कौन से ऑर्बिटल के साथ बनाया, जो बाहर थे, 4s यानी कि s था और p थे, sp3, ये हाइब्रिडेशन होगी। क्लियर है? यस सर। अब देखो क्या होता है, अगर इसकी जगह पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड साइनाइड लगा देते हैं, तो साइनाइड बहुत पावरफुल है, वो कहता है मुझे बाहर क्यों रख रहा है भाई, मैं तो और अंदर जा सकता हूँ। तो वो क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों को कहता है कि भाई तू इधर आ जा, इसको जीरो कर ले, कर लिया जीरो। यस, क्लियर है? यस सर। तो इस लीगेंड ने क्या करा, ये साइनाइड लिगेंड यहाँ जुड़ गया, यहाँ खाली रह जाता है, बाकी सब में 3 में जुड़ा, तो इसने क्या किया, डी का एक ऑर्बिटल और एस का एक और पी के 2 ऑर्बिटल के साथ शेयरिंग करी, हाइब्रिडेशन होगी DsP2 स्क्वायर प्लेनर। अगर ऐसी हाइब्रिडेशन होती तो स्क्वायर प्लेनर होगा, ये आपको रट्टा मारना है। क्लियर है? यस सर। sp3 होती है तो टेट्राहेड्रल होती है, ये भी आपको रट्टा लगा हुआ है, लेकिन DsP2 होती है तो स्क्वायर प्लेनर होती है, बस सीधी सी बात ये। तो यहाँ पर ये स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर होती है DsP2 या वो भी टेट्राहेड्रल होती है? नहीं सर, DsP2 स्क्वायर प्लेनर होती है। ठीक है, DsP2 स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है, चलो जो भी है। अब देखिए इसमें हुआ क्या, इसमें अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग था, इसने धक्का मार दिया, इसको पेयर कर दिया, एक को पेयर कर दिया और एक को खाली करवा लिया, इसने अंदर वाले रूम को खाली करवा लिया। क्लियर है? इसलिए इसको इनर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यस बेटा, समझ में आया ये? यस सर। ठीक है, तो साइनाइड अगर होगा तो वो अंदर वाले ऑर्बिटल को खाली करवाएगा और वो इनर कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। लेकिन अगर साइनाइड नहीं है, ठीक है, जैसे उस केस में था क्लोरीन था, तो क्लोरीन ऐसा कर नहीं सकता, साइनाइड ऐसा कर सकता है, तो साइनाइड बनाएगा इनर कॉम्प्लेक्स, क्लोरीन बनाएगा वो वाला बनाएगा आउटर कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल होगा बेटा, वो स्क्वायर प्लेनर नहीं होता वो, ठीक है, याद रखना। मैं यही सोच रहा था, आपने बोला होता तो मुझे लगा शायद। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 ये है, इसमें कौन सा बनता है?
ठीक है, स्क्वायर प्लेनर ही, कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है। DsP2 स्क्वायर प्लेनर होता है। इसके बाद देखिए, तो इनर कॉम्प्लेक्स मतलब जिसने अंदर धक्का लगा दिया, जिस लिगेंड ने स्ट्रॉन्ग लिगेंड था अंदर धक्का लगा के अंदर वाला रूम ले लिया और उसके बाद हाइब्रिडेशन की। और आउटर कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, जो बाहर बाहर जुड़ता है बेचारा, जैसे कि हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ था उससे, इस केस में क्लोरीन जुड़ा हुआ था। यस, क्लियर है, Yes, sir. अभी समझ में आ गया ना बेटा? ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए, तो आउटर कॉम्प्लेक्स होगा VO43 नेगेटिव है भाई, VO43 नेगेटिव। तो देखो एक्सपेक्टेड इसका 0 है, ये म्यू तभी नजर आएगा जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। V यहाँ पर 5 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट में, 3 नेगेटिव है, O4 है, 4 दूना 8, 8 नेगेटिव होता है ऑक्सीजन पर, 4 ऑक्सीजन पर, तो 3 नेगेटिव बचा हुआ है, मतलब 5 पॉजिटिव चार्ज है वेनेडियम पर। यस, क्लियर है सबको? यस सर। है ना? 5 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, वेनेडियम, सचिन टाई वाला। डी में 3 होते हैं इसके, 5 गए, एस में 2 होते हैं, तो डी का भी खाली, 3D भी 0, 4s भी 0, और 4p में तो होता ही नहीं है, तो वो तो हमेशा 0 ही होता है। क्लियर है? तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर भी लिख के दिखा देता हूँ, ये आपको हर एक एलिमेंट की लिखनी है, हर एक एलिमेंट की। एटॉमिक नंबर होता है 23, ठीक है, वेनेडियम का, तो 23 होगा, तो वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर इसके बाद क्या आएगा, 4s2, 3d में 3। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। अब देखिए, अब 4s में हो गए 0, 2 इलेक्ट्रॉन पहले यहां से गए, फिर 3 और उड़ गए, 3d में हो गए 0। तो हम इसको जरा ठीक तरीके से लिखेंगे, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है। थर्ड शेल को पहले लिखिए, हालांकि इलेक्ट्रॉन इसके बाद में जाएंगे। फोर्थ शेल को बाद में लिखिए, हालांकि इसके इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे। ये रीजन से पता है ना, क्योंकि फोर्थ शेल में पहले गर्म करेंगे बाहर से, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा। और 4p भी होता है, हमें पता है 4p होता है, 4px यस होता है, सर। 4py भी होता है। तो जो भी ऑर्बिटल है 4pz, वो आपको शो करना होता है आउटर शेल का। वो यूज होगा कि नहीं वो बाद में पता लगेगा, लेकिन जो लास्ट शेल होती है उसके सारे ऑर्बिटल्स को शो कर दीजिए, सीधी सी बात है। 4f भी कर दो अगर आपका दिल है तो, कोई बात नहीं यूज होगा तो आपको प्रैक्टिस से पता लगेगा। तो देखो सब में 0 आ गए, आगे 0। जोड़ना क्या है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन जोड़ने हैं, 4 ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो 8 बॉन्ड बनेंगे। यस, यस सर। है ना? तो 8 बॉन्ड कहां कहां बन सकते हैं भाई, 3D में 0 है। यस, यस सर। D3। अब देखो जरा, यहाँ पर D के 3 ऑर्बिटल यूज करें, D वाला यूज होगा ना पहले, अंदर वाला यूज होगा कि बाहर ही जुड़ जाएगा? देखो अंदर वाले। ऑक्सीजन भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो 3D एक्सपेंड करना पड़ेगा। वहां 4p तो हमने कर दिया, लेकिन हमें 3D भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। 3D x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें 0 है, 3D, ठीक है, ये ऐसे शो होना चाहिए, 3D z स्क्वायर, इसमें भी 0 है, 3D xy, इसमें भी 0 है, 3D yz, xy, yz, और 3D zx, ठीक है, इन सब में 0 है। xz लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। फिर उसके बाद में 4s आता है, इसमें 0 है, और फिर 4p में भी सारे 4p दिखा सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम उसको नहीं दिखाते। तो ऑक्सीजन जोड़ने आपको 4 ऑक्सीजन बना लीजिए, ठीक है, और 8 ऑर्बिटल आपके पास होने चाहिए। तो ये क्या कहता है, डी के 3 जुड़ेंगे और एस का 1 जुड़ेगा, यानी सारे डी के यूज नहीं होते, डी में 5 ऑर्बिटल है, तो डी के सिर्फ 3 ऑर्बिटल को जोड़ना है। 3 ऑर्बिटल है, डी के 3 और एस का 1, ठीक है। तो भाई देखो डी का कौन से 3 जुड़ेंगे, एक्स वाई वाला जुड़ेगा, वाई जेड वाला जुड़ेगा, जेड एक्स वाला जुड़ेगा, और एस का सिर्फ 1 जुड़ेगा। यस, क्लियर हुआ बेटा? यस सर। तो मुझे ये बताइए कि इसने ये तो बता दिया कि ऐसा होगा, और O4 4 ऑक्सीजन जोड़ भी दिए, 3 नेगेटिव चार्ज भी आ गया, ठीक है, सब कुछ क्लियर है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन से लिए हैं। अब ये सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होंगे? सर सिंगल होगा ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं तो। ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये सारे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है, इसको डबल बॉन्ड मत बनाना, कहीं कहीं हम इसका डबल बॉन्ड भी बनाते होते हैं। तो ये इस तरह से जुड़ेंगे डी के 3। अब ये एक पॉइंट है यहाँ पर कि सर क्यों ना पांचों यूज, मतलब 4 ऑर्बिटल यूज कर लेते, इस एस को फालतू में यूज कर रहे हैं, यहाँ पे चौथा ऑर्बिटल एक और यूज कर लेते, डी का हो सकता है? यस सर। अब इसका इस पॉइंट का आंसर बता देता हूँ। डी के जो ऑर्बिटल हैं वो 2 हिस्सों में टूटते हैं, ये हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अगली थ्योरी में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर उसका थोड़ा हिंट दे देता हूँ। 2 हिस्सों में टूटते हैं। कौन से हिस्सों में टूटते हैं? 2 में,
T2G और EG, T2G, T2G 3 डिजिट है, 3 लेटर्स हैं, और EG एग्जाम्पल जैसे लिखते हैं ना EG 2 लेटर्स हैं। तो 2 मतलब 2 ऑर्बिटल और 3 मतलब 3 ऑर्बिटल, मतलब वो 2 हिस्सों में टूटते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का एक पेयर होता है 2 का, और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का एक पेयर होता है 3 का। इसमें वो स्प्लिट होते हैं। तो या तो 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, या 5 करेंगे, या 2 करेंगे। 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि उनकी एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा उल्टा सीधा होता है। इस वजह से उनके अंदर स्टेबिलिटी अटेन नहीं हो पाती। अगर आप 4 कर रहे हो, 3 कर लिए, चौथा आपने आउटर वाला ज्यादा वाला कर लिया, उसकी बजाय 4s वाली एनर्जी कम हो जाएगी, तो वहां वाला यूज करना ज्यादा आसान होगा। ये समझ में आया? तो सर पहले वो 2 का ग्रुप यूज होगा या 3 का ग्रुप? सबसे पहले तो जनरली वो यूज होगा, वो डिपेंड करेगा, जैसे मैं हाइब्रिडेशन में बता रहा था, डिपेंड करेगा। अगर एक ही ऑर्बिटल यूज करना है और वो अंदर वाला ऑर्बिटल है, याद है मैंने बोला अंदर वाला, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज होगा। अगर वो डी का बाहर वाला है, जैसे sp3 और डी है, डी बाहर लगा हुआ है, या dsp3 है, तो यहां देखिए अगर एक ही है dsp3 या फिर sp3d, अब देखो जरा इसमें क्या है, दोनों में क्या होता है, 3 और 2 5, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, नो डाउट, ठीक है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, डी अगर ये वाला है तो डेफिनेटली ये डी कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और अगर बाहर वाला डी है तो ये डी कौन सा होगा, जेड स्क्वायर। एक ही यूज करना है तो ये यूज होगा। अगर 2 यूज करने हैं तो दोनों डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर दोनों यूज होंगे, 2 यूज करने तो। अगर 3 यूज करना है, इन दोनों में से कोई नहीं, वो यूज होगा, फिर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स होगा। यानी शुरुआत होती है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर से, इन दोनों में से एक यूज होगा। अगर दोनों यूज हो रहे हैं तो ये दोनों यूज होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर 3 यूज हो रहे हैं तो फिर डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स यूज होंगे, फिर 2 वो वाले यूज नहीं होंगे, क्योंकि वो 2 का पेयर है, तीसरा फिर अलग से हो जाएगा। तो वो अलग पेयरिंग या स्प्लिटिंग की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. तो ये कुल मिला के ये स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा, और इसको याद करने का तरीका ये होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और हाइब्रिडाइजेशन को ढूंढिए कि क्या पॉसिबल है। तो देखो D4, मैं सिंपल एक और सिंपल चीज कर देता हूं, D4 हाइब्रिडाइजेशन होती है क्या? सुने हो क्या? नहीं सर। सुना नहीं है? मैंने भी नहीं सुना, मैंने एमएससी को पढ़ा लिया तब भी नहीं सुना। और पता है किताबों में क्या लिखा होता है, D4 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने कभी लिखा नहीं और तुमने कभी सुना नहीं, तो इसको मत मानो। तो D4 तो हो ही नहीं सकती, तो डी के 4 ऑर्बिटल यूज नहीं हो सकते ऑक्सीजन में, तो पक्के तौर पर डी के 3 और एस का 1 यूज हो सकता है। यस, एस डी, यस सर। ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन ऐसे ही चलेगी। तो यहाँ पर आपको D3S बता रखा है, 4 जुड़े हैं वो भी देखो sp3 या sd3 या D3S, ये सब टेट्राहेड्रल बनाते हैं, कोई चक्कर ही नहीं है। यस, क्लियर है? यस सर। बस इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो शुरू में मैं हाइब्रिडेशन बता रहा था ना, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये और ऑर्बिटल यूज होगा, फिर से उसको रिवाइज कर लेना, नो वरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी में हेयर n-1d फलाना ढिमकड़ा लो बनाएगा, हाई बनाएगा। देखो भाई क्या बना रहा है, ये 2 ऑर्बिटल इसने छोड़ दिए ना, अब इसको लो मानोगे कि हाई मानोगे? दे आर इनर बट नॉट लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन नहीं है, एज देयर इज नो इलेक्ट्रॉन दैट हैज बीन पेयर्ड। इलेक्ट्रॉन को किसी को पेयर किया ही नहीं गया। क्या इसमें किसी इलेक्ट्रॉन को पेयर किया गया क्या? बताइए, सारे तो खाली पड़े हैं। पेयर किसको करेंगे? किसी को नहीं। पेयरिंग जब करेगा तभी उसको इनर कॉम्प्लेक्स मानते हैं, कि इसने धक्का देके दूसरे को भगा दिया और फिर खुद एक रूम पर कब्जा कर लिया, एक ऑर्बिटल पर कब्जा कर लिया। यस बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर। अगर ऐसा करते हैं तो इनर है। यहाँ कोई कब्जा थोड़ा कर रहा है, खाली पड़े थे, कोई भी आ जाओ, धर्मशाला है, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको इनर नहीं बोलेंगे, आउटर ही बोलेंगे। दिस शो इनर कॉम्प्लेक्स आर नॉट ऑलवेज लो स्पिन। तो यहाँ इसको इनर होते हुए भी लो कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, ठीक है। तो हम इसको आउटर बोल दें, ज्यादा अच्छा वैसे तो, बट ये इसको इनर मान रहा है। देखो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको, अब लगेगा कि सारे आसान है, बट ऐसे एग्जाम्पल्स में आपको कुछ चीजें अलग नजर आएंगी, ठीक है। अनदर एग्जांपल है टाइटेनियम 4 क्लोराइड है भाई, क्रोमियम 4 ऑक्सीजन है, मैग्नीज 4 ऑक्सीजन माइनस है, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड भी है, और ऑल ये आर ऑल हैविंग 3d0 कॉन्फ़िगरेशन। इन सब में 3d0 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हाइब्रिडेशन D3S है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, सबका बता रखा है कि सब में ये होता है। क्लियर है? और सारे इनर हैं, लेकिन सारे के सारे क्या होंगे, वो लो स्पिन नहीं होंगे, बस ये याद रख लेना। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो ये एग्जांपल आप लोग खुद बना के देखिएगा। नेक्स्ट देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, FeCN5CO5 सॉरी, ठीक है। ये पॉइजनस
बहुत पॉइजनस होता है ये मॉलिक्यूल, ठीक है, लेकिन यही एक अकेला है जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप बनाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। दूसरी जगह नहीं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यही एक अकेला है जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप बनाता है। यस, क्लियर है सबको? ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसकी 0 होगी। क्यों होगी? वो अनपेड इलेक्ट्रॉन से पता लगेगा। तो चलिए अगला देखते हैं। इसका आयरन है, आयरन की ऑक्सीजन स्टेट इसमें 0 होती है, याद रख लेना। तो आयरन में 26 होते हैं, डी के अंदर 6 आ गए, 4 हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे क्या? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो भाई डाइपोल मोमेंट क्या होगा? वैसे डाइपोल मोमेंट का अनपेड इलेक्ट्रॉन से लेना देना नहीं है ना, डाइपोल मोमेंट अलग होती है। तो देखो भाई, डाइपोल मोमेंट एक्सपेक्टेड 0 है। क्यों बताया कोई? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट नहीं सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड। सर मतलब बीच में तो उसका ट्रायंगल ही बन जाएगा ना, और ऊपर नीचे सीओसी होंगे तो। हाँ, बीच में ट्रायंगल, ऊपर नीचे सीओ। तो बताओ, इसमें 5 ट्रैक्टर लगे हुए हैं आयरन को खींचने के लिए, ये 3 तो लग रहे हैं पंखे के पंख की तरह। इनका रिजल्ट क्या हो गया? 0। यस सर। एक ऊपर से खींच रहा है, एक नीचे से खींच रहा है, इनका रिजल्ट भी 0 हो गया, ओवरऑल 0 हो गया, बात खत्म। क्लियर है? यस सर। अब आगे देखिए, 4 Yes, इलेक्ट्रॉन्स sir. हैं। हाँ बेटा, क्लियर है ना हरलीन बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो आगे देखिए। तो इसकी हाइब्रिडेशन होती है DsP3। DsP3, sp3d हो, DsP3 हो, कोई भी हाइब्रिडेशन हो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही शेप आती है। इन दोनों की शेप हमेशा बराबर होती है। और दूसरी बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना, डी का एक ऑर्बिटल यूज हो रहा है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने बोला स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये अंदर धक्का मार देता है इसको कि चल अंदर, और फिर ऑब्वियस है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, the geometry trigonal bipyramidal, but the complex is rapid equilibrium in as some molecule may change the square pyramidal, hence these two are stereotautomeric structure। अब ये इस स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट। ये क्या करता रहता है पता है? ये फालतू का पखंड भी करता है, ये ऐसे इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। स्क्वायर सीओ, स्क्वायर पिरामिडल बनाता है, सीओ सीओ, ठीक है बेटा। और यहाँ एक सीओ, ये जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर पिरामिडल के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। और फिर से ये स्ट्रक्चर जो है ये स्क्वायर हो गया और ये पिरामिडल हो गया। यस, क्लियर है सबको? यस सर। ये इसमें चेंज होता रहता है, तो यू शुड हैव टू लर्न दिस, है ना। आपको ये याद करना पड़ेगा। चलो मैं इसको पिरामिड को तो छोड़ देते हैं, वो भी रेड से अच्छा नहीं लग रहा, उसको ग्रीन से बनाते हैं ना। तो ये देखिए, ये इस तरह से पिरामिड बनाएगा भाई, ठीक है। तो ये पिरामिड बन गया, तो इस तरह का पिरामिड बनेगा। तो ये है जो वो इसमें कन्वर्ट होता रहता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसकी, तो ये याद रख लेना। अभी कन्वर्ट होता है, ट्यूटामेरिक स्ट्रक्चर बनाता है तो बनाता है, इसका कोई वो नहीं है। इनर ऑर्बिटल है, लो स्पिन है, पेयरिंग होती है, ठीक है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है वो पेयरिंग तो करेगा ही करेगा, है ना। अगर पॉसिबल है पेयरिंग तभी करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद लिख के अब इसको खुद चेक कर लेना, कर सकते हो बेटा, यस सर। है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ऑर्बिटल्स को लिखना, पहले 3d आएगा, फिर 4s आएगा, फिर 4p आएगा, फिर 4d आएगा। 4s 4p 4d इकट्ठे, 3d सबसे पहले। अब d अगर पेयर्ड हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो आगे बढ़ो, बात खत्म, बस इतना ही है, हर बार यही लिखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं हम। 6 है भाई कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये जैसे कोबाल्ट है, साइनाइड 6 और 3 नेगेटिव आ गया। इसमें कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर इतना होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट में 7 होते हैं, 4s में 2 होते हैं। 3 पॉजिटिव चार्ज है तो s में से 2 उड़ा दो और एक d में से उड़ा दो, तो d में 6 रह गए। क्लियर है? 3 पॉजिटिव चार्ज पर, है ना। और Yes, sir. इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 होता है। क्यों? देखो 6 साइनाइड लगे हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, डाइपोल मोमेंट 0 ही होगा। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? ऊपर साइनाइड है, ठीक है, और कोबाल्ट है, नीचे साइनाइड है, नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, ठीक है। साइनाइड का एक स्क्वायर स्क्वायर बनता है, स्क्वायर प्लेनर, और एक क्या बनता है नीचे आर पार। यस बेटा, तो ये ऑक्टाहेड्रल है, बताया था ऑक्टाहेड्रल Yes, sir. अष्टफलक, ठीक है। जैसे टेट्राहेड्रल चतुष्फलक होता है, 4 फलक, तो देखो इसमें एक ट्रायंगुलर ये बन रहा है ट्रायंगल वाला फेस, Yes, sir. एक देखो पीछे बन जाएगा, ये वाला पीछे वाला बन गया, ठीक है। फिर एक ये इधर वाला बन जाएगा, देखो 3 हो गए। फिर एक बिल्कुल सामने आपके बन रहा है, ये वाला 4 हो गए, दिख रहा है। झोपड़ी में ट्रायंगुलर Yes, शेप, sir. 4 Yes, sir. झोपड़ी में ट्रायंगुलर शेप हो गए, 2 ऐसे और 2 ऐसे, 2 बराबर में है, 2 आगे पीछे हैं, 4 फेस झोपड़ी में।
4 ही नीचे वाले में बनेंगे। अष्टफलक, अष्टफलक नाम है, हिंदी में मजा आता बोलने में ना, अष्टफलक कुछ जबरदस्त सी चीज है। ओक्टाहेड्रल, ठीक है, ये ऐसा कुछ कहानी है। क्लियर है भाई? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये ओक्टाहेड्रल होता है, तो इसमें मान लो 8 इंजन जुड़े हुए, 8 ट्रैक्टर जुड़े हुए हैं, तो ये ट्रैक्टर इधर खींच रहा है, ये ट्रैक्टर इधर खींच रहा है, दोनों का ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0। इधर वाला इधर खींच रहा है, इधर वाला इधर, ये एक दूसरे के आमने सामने, ये भी 0 हो गया, ये भी आमने सामने, ये भी 0 हो गया। यस, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट तो 0 आने वाली है, नो डाउट। डाइपोल मोमेंट डिपेंड करती है स्ट्रक्चर पर, और जो मैग्नेटिक मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट दोनों अलग है। मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अंडर रूट nn+2। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें बचेंगे कि नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तब पता लगेगा। ठीक है, तो ये डायमैग्नेटिक होता है, इसका मतलब कोई भी अनपेड नहीं बचता है। ठीक है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। इनर कॉम्प्लेक्स मतलब धक्का मारेगा, साइनाइड है वो सबको पेयर कर देगा। लो स्पिन, इनर मतलब लो स्पिन होता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, दैट्स इट। क्लियर है बेटा? दूसरा एग्जांपल है, कोबाल्ट के पास 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। अब फ्लोरीन वीक लिगेंड, मैंने बोला सारे हैलोजन वीक होते हैं, हाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अपने आप ही आ गया आंसर। क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन देखो, उसमें क्या था, D2sp3 था, D2sp, D पहले था, D अंदर वाला D उसने यूज किया, इसने बाहर वाला D यूज किया, क्योंकि अंदर वो जाने नहीं दे रहा, उसको पेयर नहीं करने दे रहा। क्लियर है बेटा? यस सर। समझ में आ गया? हरलीन बेटा आपको भी क्लियर हो गया ना? Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहने वाली है, क्योंकि वो सेम पॉजिटिव चार्ज बनेगा, लेकिन ये अलग हो जाएगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखेगा इनर कॉम्प्लेक्स कैसे बना, दैट्स इट। ठीक है भाई, क्लियर है? अब लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन मैंने बोला कागजों में बताई जाती है। इन्वॉल्व नंबर ऑफ अजम्पशंस, ये बहुत सारे अजम्पशंस, इन्हें बहुत सारी चीजें मान रखी हैं। ये कहता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है हमेशा, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताएगी कोऑर्डिनेशन नहीं होता, आयनिक बॉन्ड होता है, जबकि हमने अभी तक कोऑर्डिनेशन पे इतना सारा फचड़ा पढ़ लिया है ना। एटलीस्ट इट डजंट गिव क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा। मैग्नेटिक डाटा अच्छे से नहीं बताता, है बताता है बट अच्छे से नहीं बताता। डज नॉट एक्सप्लेन द कलर, कलर नहीं बताता। तो मैग्नेटिक डाटा का इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा अच्छा नहीं करता, कलर नहीं बताता। नेक्स्ट, डजंट गिव द क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ, ये थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में भी नहीं बताता। ठीक है, ये कह दो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं बताता, कह दो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को सॉल्व नहीं करता, है ना, कह दो ये बोहर मॉडल के बारे में भी नहीं बताता, ऐसी फालतू ये लोग कुछ कहाँ जोड़ रहे हैं भाई, थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता रहा है, काइनेटिक्स नहीं बता रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बताए। अरे मॉलिक्यूल है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताएगा ये, लेकिन बस लिखने के लिए पॉइंट बढ़ाते रहो, है ना। इट डजंट मेक, ये फिजिक्स भी जोड़ दो इसमें, ये न्यूटन के लॉ को नहीं फॉलो करता ठीक है, इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस, इट एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर पाता, ये बेचारा जितना बता रहा है उतना ठीक नहीं है। रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर क्यों बना, टेट्राहेड्रल क्यों बना, भाई ऑर्बिटल बता रहा ना, ऑर्बिटल अलग होगा, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में डिफरेंस आ जाएगा। sp3 और दूसरा कौन सा, dsp3 dsp2, वो होता है स्क्वायर प्लेनर, dsp2, है ना। यस सर। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट देखो, इट डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड, ये वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में अलग नहीं कर सकता। देखो ये बात सही है कि इसने वीक और स्ट्रॉन्ग के बारे में कुछ नहीं बताता, बस इसने स्ट्रक्चर्स बता दिए, बट मैंने आपको इसके बीच में वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड बता दिए, मैंने बता दिए कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ेंगे ताकि आपको जल्दी समझ में आए, वरना आप कहते सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो रीजनिंग तो क्रिस्टल फील्ड बताती है। अब आपको क्लियर है कि वो बनेगा ऐसे ही बनेगा, कोई करेगा पेयर कोई नहीं करेगा, बट ये बात पहले नहीं पता थी, पहले वो बोलते थे ऐसे बनता, भाई हमें नहीं पता कैसे बनता, पर बनता ऐसे ही। क्लियर है? यस अब सर। आगे बढ़ते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करेंगे बेटा। अब नेक्स्ट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो अजम्पशन, इसकी अजम्पशंस है, बस थ्योरेटिकल है, फटाफट बता देता हूँ। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है भाई, पहली अजम्पशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल का मतलब है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल आयनिक इंटरेक्शंस बिटवीन कंसीडर प्योरली इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बोलता है मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है आयनिक होता है, आयनिक, ठीक है, याद रखना, हमने पहले बोला था कि आयनिक नहीं होता, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। असम्पशन नंबर 2 देखो, ट्रांजिशन मेटल इज प्रेजेंट एंड सेंट्रल एटम कॉम्प्लेक्स इज कंसीडर्ड टू पॉजिटिवली पॉइंट चार्ज, तो सेंट्रल एटम को पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बोलते हैं, चार्ज मानते हैं। ट्रांजिशन मेटल दैट इज प्रेजेंट एज ए सेंट्रल एटम, तो इसको हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। तीसरी असम्पशन देखिए, सर सेकंड असम्पशन एक बार बता दो, समझ में नहीं आई।
जो मेटल होती है ना बेटा, उसको हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मानते हैं। जो मेटल जिससे लिगेंड जुड़ेगा वो पॉजिटिव चार्ज है। सर लेकिन लिगेंड तो उसको डोनेट करेगा ना इलेक्ट्रॉन। किसने कहा? ये थ्योरी कहती है कि इनमें आयनिक इंटरेक्शन होता है जिसमें मेटल पॉजिटिव और लिगेंड नेगेटिव होता है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। डोनेट नहीं करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। कौन यस बताएगा सर। कि डोनेट कर रखा है कि अट्रैक्ट कर रखा है? मैं कहूं कि मेरे पास एक चीज है जो रस्सी से बंधी और मैं उसको जबरदस्त तौर से खींच रहा हूँ, खींच के रखा मैंने जबरदस्त तौर से, मेरे पास है वो, तो इसका मतलब आप समझ लोगे कि मेरे पास ही आ गई। मैं कह रहा हूँ सिर्फ मैंने खींच के रखा हुआ है, मेरे पास नहीं है वो। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, खींच के रखा है। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन उसके पास नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या कहता है? भाई मैंने रस्सी से बांध रखा है और साथ में मैंने बिल्कुल उसको गले लगा रखा है, मेरे पास है वो। क्लियर है? यस सर। वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेरे पास ही है। लेकिन मैंने बोला सिर्फ मैंने खींच के रखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। ये यही बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। दोनों चीजें एक जैसी सी, ध्यान से देखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, वो एक जैसी सी है। और अगर आप सिर्फ मान ही ले रहे, इसने इलेक्ट्रॉन दे ही दिया, आपने मान ही लिया इसने दे दिया सर, इसने रख लिया, भाई आपने जब यही मान लिया तो फिर तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फेवर कर रहे हो। बट यहाँ हम कह रहे हैं कि भाई ना ना, वो सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हैं, रख वख नहीं रहे हैं। क्लियर है ना बेटा? यस सर। ठीक है, तो when the ligand are anion, ligands are anions then consider as point charge। ligand जब anion होते हैं तो उनको point charge बोलते हैं। when ligand are neutral then consider as point dipole। तो देखो जब ligand anion होते हैं तो वो कहता है ये point charge है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन है। जब ligand न्यूट्रल होते हैं तो न्यूट्रल के केस में क्या होगा? न्यूट्रल को भी पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट कर सकता है उसके किसी नेगेटिव हिस्से को, तो हम उसको पॉइंट डाइपोल बोलेंगे, पॉइंट डाइपोल। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। तो Yes, यहाँ sir. देखिए आयन इंटरेक्शन दिखा रखी है, ये डाइपोल इंटरेक्शन दिखा रही है। ये डाइपोल है लिगेंड, डाइपोल में एक पोल होगा नेगेटिव, एक पोल होगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव पोल को मेटल अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है? इन्होंने अट्रैक्शन दिखानी कैसे भी दिखा सकते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर है? यस सर। अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सच रिपल्शन बिटवीन द पॉइंट इज मिनिमम। रिपल्शन मिनिमम होनी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे अरेंजमेंट होती है लिगेंड्स की रिपल्शन मिनिमम हो। फोर्थ अजम्पशन देखिए, इट कंसीडर इफेक्ट ऑफ द लिगेंड ऑन द रिलेटिव एनर्जीज डी ऑर्बिटल सेंट्रल एटम। तो लिगेंड जो है वो अफेक्ट करते हैं किसके ऊपर? डी ऑर्बिटल्स के ऊपर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ लिगेंड कंसीडर करती है ये एनर्जीज ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल जब लिगेंड अप्रोच करेगा ना मेटल को, तो मेटल के डी ऑर्बिटल की एनर्जी को अफेक्ट करता है ये, अफेक्ट खराब करेगा उसे, याद रख लेना, ठीक है। ये मानते हैं ये, और होता भी है भाई, ये मेटल के पास में जब लिगेंड आ रहा है तो मेटल अपने ऑर्बिटल्स में चेंज करता है, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, है ना, चेंज तो करता ही है। लेकिन ये कहता है सिर्फ चेंज नहीं करता, उनकी एनर्जी को भी बदल देता है, ठीक है। एन आइसोलेटेड गैसेस मेटल एटम 5d ऑर्बिटल आर जी जनरेट। तो ये एक बात है, ये ध्यान रखना कि कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम है मेटल का, उसके पांचों डी की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। डी जनरेट का मतलब सेम एनर्जी। यस सर। यस, ये पता है ना सबको, Yes, sir. सेम एनर्जी होती है पांचों की। लेकिन जब लिगेंड उसके पास आता है, तो मैं अभी बता रहा था ना आपको कि ये दो हिस्सों में डी टूट जाता है, T2G और EG। जो T2G है उसे तीन होते हैं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और EG होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इनके दो उसके क्या बन गए? पार्टीशन बन गए डी ऑर्बिटल के। पहले पांचों की एनर्जी सेम थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, दो जब लिगेंड ने अप्रोच किया तो उसको तोड़ दिया, उसकी एनर्जी कम ज्यादा कर दी। पांचों डी जनरेट थे, सेम एनर्जी पर थे, बाद में उसकी एनर्जी कम ज्यादा हुई, दो ऊपर पहुंच गए, तीन नीचे आ गए, या उल्टा हो गया, तीन ऊपर दो नीचे। या फिर ऐसा भी होता है, वो दो भी स्प्लिट हो जाते हैं, वो तीन भी स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है, वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जब बनाते हैं, वो भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना मान लो कि वो उसको डीजेनरेट को तोड़ देता है। आइसोलेटेड गैसेस एटम हमेशा डीजेनरेट होते हैं, वो डीजेनरेट को तोड़ देता है। कौन तोड़ता है? लिगेंड। पॉइंट टू बी रिमेंबर, देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन। अब ये याद रख लेना कि हम पहले हाइब्रिडेशन वीबीटी में सिर्फ हाइब्रिडेशन का वो कर रहे थे, सीएफटी में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हाइब्रिडेशन नहीं होती है। हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट इज लिमिटेड ओनली वीबीटी, ये सिर्फ वीबीटी पर ही लिमिटेड है। यस, क्लियर है ना? मतलब इसका नाम मत लेना, यूज सब कुछ करना बट नाम नहीं लेना, ठीक है। चीनी यस का सर। बस ये है, चीनी खाओ पर किसी को मत बताओ कि मैंने चीनी खाई। चीनी खाई? नहीं 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 नहीं, हम चीनी नहीं खाते, हम तो स्वीट खाते हैं। स्वीट में क्या, वो नहीं बताएंगे, ठीक है। ये वही कर रहे हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन को यूज नहीं करेंगे हम हाइब्रिडेशन को यूज ही नहीं करते, बट हम कर रहे हैं, पर हम बताएंगे नहीं, नहीं नहीं हम तो करते ही नहीं, हम तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यूज कर रहे हैं। तो ये वैसे ही है। तो डी जनरेट ऑर्बिटल्स देखिए क्या होते हैं। डी जनरेट, अब मैंने आपको बता दिया, डी फ्री एटम के अंदर सारे के ऑल दीज फाइव आर सेम एनर्जी, सबकी एनर्जी सेम होती है, यही होते हैं डी जनरेट। डी के पांचों की सेम, पी के तीनों की सेम होती है,
है ना, डीजेनरेट। अजम्पशन नंबर 5, अब देखिए, this degenerate still maintained if the spherical symmetrical field of ligand surround the metal ion। spherical, गोल, symmetrical, सारे एक जैसे, अगर ये वाला फील्ड जनरेट हो जाए, लीगेंड ऐसा फील्ड जनरेट कर दे, तो डीजेनरेसी बरकरार रहेगी। पर लीगेंड ऐसा नहीं करते, सीधी सी बात है, ये डीजेनरेसी बरकरार नहीं रहती, ये टूट जाते। द डीजेनरेसी विल बी ब्रोकन बाय द लीगेंड एज लीगेंड्स आर नॉट अप्रोच्ड टू द मेटल आयन फ्रॉम ऑल द साइड इक्वली। यस, क्लियर है बेटा, सभी साइडों से इक्वली अप्रोच नहीं करते, इसलिए उनकी डीजेनरेसी को तोड़ देते हैं। ठीक है, before the approach the d orbital have some energy, after approach the ligand energy increase होती है due to spherical field of ligands। तो ये ligand के फील्ड की वजह से ये डीजेनरेसी टूट जाती है। देखो भाई क्या होता है, डी जनरेट डी ऑर्बिटल है 5 के 5। यस, क्लियर है ये बात सबको? यस सर। अकेला मेटल एटम है। अब क्या होता है कि सबसे पहले लिगेंड जब उसको अप्रोच करता है, तो ये अप्रोच की वजह से उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। वो जुड़ना चाहता है तो वो कहता भाई एनर्जी बढ़ा ले भाई अपनी, मैं जब जुड़ूंगा तो एनर्जी बिल्कुल कम कर दूंगा, चिंता मत कर। तो एनर्जी अभी भी बराबर रहती है, और इस टाइम पर ये स्फेरिकली सिमेट्रिकली अप्रोच करते अप्रोच सिमेट्रिकली है, लेकिन जब जुड़ते हैं तो तोड़ देते हैं इसको। ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज ड्यू टू स्फेरिकल लिगेंड फील्ड ऑफ लिगेंड। ये समझ में आ गया, स्फेरिकल फील्ड ऑफ लिगेंड ओवरऑल एनर्जी विल बी इंक्रीज। यस सर। आगे देखिए, इफ द पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन रिपल्शन, ये रिपल्शन होती है, इररिपल्शन होती है, सेकंड पॉइंट लिख रखा है, मैं इसको नहीं रीड करूंगा, ये आप लोग रीड कर लेना, नो वरी। ठीक है, अब देखो, आइदर एनायन नेगेटिव एंड्स डाइपोल मोमेंट अमोनिया वाटर इन ए कॉम्प्लेक्स व्हेन देयर इज अ नेगेटिव फील्ड ड्यू टू लिगेंड्स इट बिकम एसिमेट्रिकल। जब ये एसिमेट्रिकल बना, जब लिगेंड उसके पास जाता तो एसिमेट्रिकल हो जाता है, सीधी सी बात है, डीजेनरेसी टूट जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल हो जाती है। यस, क्लियर है ये बात? यस सर। लिगेंड अप्रोच करेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, फिर जब लिगेंड जुड़ेगा तो फिर ये टूट जाएंगे, टुकड़ों में टूट जाएंगे, इसके ब्रेक डाउन कर देंगे, बस इसको यही बात ये कह रहा है। और यहाँ पर अब क्या हो रहा है, द पैटर्न ऑफ द स्प्लिटिंग डिपेंड अपॉन द नेचर। ये पैटर्न नेचर पर डिपेंड करता है। मैंने बोला पैटर्न कैसे, ऊपर 2 नीचे 3, या ऊपर 3 नीचे 2, या फिर वो 2 भी आपस में टूट जाते हैं, 3 का भी आपस में टूट जाता है। 3 में 2 का पेयर हमेशा रहेगा, 3 में 2 तो हमेशा रहेंगे, लेकिन जो 2 थे वो टूट जाएंगे। तो 2 वो टूट गए, 3 में से एक अलग हो गया, तो 3 ऑर्बिटल तो बिल्कुल अकेले अकेले और 2 ऑर्बिटल इकट्ठे, ऐसा पैटर्न भी बनाते हैं। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और भी बहुत कुछ बनाते हैं, वो तो हम देखेंगे, लेकिन 2 को नहीं टूटा हुआ मैंने देखा कभी। कंक्लूजन है, मेटल जब व्हेन लिगेंड अप्रोच टू मेटल एटम, ओवरऑल एनर्जी जो है वो इक्विवेलेंट एनर्जी वो इंक्रीज हो जाती है, बट डिफरेंट अमाउंट में इंक्रीज होती है। इस रिजल्ट की वजह से स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल होती है। ये समझ में आ गया? यस सर। तो ओक्टाहेड्रल अगर स्ट्रक्चर बन रहा है, टेक प्लेस सच ए वे दैट, तो उसमें क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ये, फिर ये डी जेड स्क्वायर, एक्सपीरियंस राइज, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, ये ऊपर होते हैं, और इसको बोलते हैं ईजी लेवल, ईजी। ठीक है, और दूसरा होता है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसको बोलते हैं, इनकी एनर्जी फॉल, ये नीचे होते हैं, और इसको बोलते हैं T2G। यस, क्लियर है बेटा, ईजी और T2G? यस सर। है ना, इसको आगे भी करेंगे, नो वरी। यहाँ पर सर। हाँ बेटा। सर जो अभी आपने मतलब 2-3 पीछे के कंपाउंड बनाए थे, उसमें आपने dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को पहले बनाया था dx y से, तो dx y पहले नहीं बढ़ने चाहिए अगर उनकी एनर्जी कम है तो? सॉरी, दोबारा बताना, डी को किसको बनाया था? सर जो पीछे आपने 2-3 कंपाउंड बनाए थे, उसमें आपने जब d ऑर्बिटल फिल किया था, तो सर उसमें dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को पहले भरा था dx y से, तो सर अगर dx y की एनर्जी कम है तो पहले नहीं बढ़ना चाहिए dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से? बिल्कुल सही हो, लेकिन क्या वो ओक्टाहेड्रल थे? नहीं थे। नहीं सर। बस आंसर आ गया। सिर्फ ओक्टाहेड्रल में ऐसा होता है, टेट्राहेड्रल में उल्टा उल्टा, 3 ऊपर 2 नीचे। गॉट योर आंसर? यस सर। बस फिर ठीक है। तो यहाँ देखिए बेटा, वो जो पीछे बता रखा है वो कचरा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये तो गए ऊपर, ये ना एक बीच में बैरी सेंटर होता है। देखो पहले क्या था, ये थी एनर्जी फ्री मेटल आयन की, फिर ये एनर्जी बढ़ गई जब अप्रोच किया लिगेंड ने, उसके बाद जब जुड़ने लगे तो इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। मतलब ये वो एनर्जी है जो एक्चुअल में थी किसकी, मेटल के 5 ऑर्बिटल थी। अब बैरी सेंटर से इनकी एनर्जी होगी ऊपर, तो ये जो दिख रहा है ना, ये नहीं है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ऊपर है, ये देखो, ये कबूतरी से कलर में है ना, तो ये है ऑर्बिटल्स की एनर्जी। आप इनको मत समझ लेना, ये नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, ये क्लियर है सबको? Yes, sir.
और नीचे देखिए जरा, नीचे 3 ऑर्बिटल आ गए dx y y z z x, तो इनकी एनर्जी कम होती है, उनकी बढ़ जाती है। और ये क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल है, लिगेंड एक्सपीरियंस ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड मतलब जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे तब ऐसा होता है बेटा, याद रहेगा। यस सर। अगर ऑक्टाहेड्रल नहीं बना रहे तो फिर वो ऐसा नहीं होगा, ये भी याद रख लेना, ठीक है। कहीं आप इसके चक्कर में कुछ गड़बड़ कर दो। तो ये है इनका एनर्जी फील्ड भाई, ठीक है। अब नीचे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। तो अब ये होता है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल में जस्ट उल्टा कर दो, जस्ट घुमा दो इसको, टेट्राहेड्रल फील्ड समझ लो, हो गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ। CFT gives an idea about the electronic distribution of the central atom in a given complex. It helps to predicting the properties like इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जो कलर के बारे में भी बता देती है, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में वो भी बता रही थी, ये भी बता रही थी, ये सब ये एक्सप्लेन कर देती है, बस सीधी सी बात है। यस, क्लियर है बेटा सभी को। यस सर। Yes, sir. दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। इतना ही था आज के लेक्चर में। तो हमने क्या पढ़ा, VBT के सारे स्ट्रक्चर पढ़ ली, हाइब्रिडेशन पढ़ ली, उसके बाद CFT आया, CFT में स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल पढ़ा, स्प्लिटिंग में ऑक्टाहेड्रल पढ़ा, ऑक्टाहेड्रल T2G और EG में कन्वर्ट होता है, T2G ऊपर EG नीचे, सॉरी EG ऊपर T2G नीचे, 3 और 2 के। अगर ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, अगर टेट्राहेड्रल है तो उल्टा हो जाएगा। कब कैसे होता है, लिगेंड जब पास आते हैं एनर्जी बढ़ा देते हैं, फिर और पास आते हैं तो एनर्जी को स्प्लिट कर देते हैं। तो जो ज्योमेट्री बनाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो कैसे स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, दैट्स ऑल। सिंपल था लेक्चर, आई डोंट थिंक ये वो था मुश्किल था, लेकिन इसमें जितने भी एग्जांपल्स आए हैं एक बार नोटबुक और पेन से उसको बना के जरूर देख लेना, वो इनर कॉम्प्लेक्स बन रहा है कि आउटर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। हालांकि VBT उसको एक्सप्लेन नहीं करती, बट CFT के हिसाब से उसको आप लोग इनर आउटर को एक्सप्लेनेशन को जरूर देख लेना। किसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है स्ट्रक्चर में, उसके इनर कॉम्प्लेक्स, आउटर कॉम्प्लेक्स, उसके मैग्नेटिज्म में, जो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, कैसे निकला, प्लीज रिकॉल मी, मुझे बताइए, आई विल एक्सप्लेन दिस वेरी वेल, ठीक है। बट कुछ स्ट्रक्चर याद ही करने पड़ते हैं, जैसे हमने एक पढ़ा था ना, उसमें अंदर जा रहा है, सारे के सारे खाली हैं, इनर बोलेंगे लेकिन फिर भी वो पेयरिंग नहीं कर रहा, इनर कॉम्प्लेक्स होते हुए भी पेयरिंग नहीं कर रहा है ना, तो सभी इनर कॉम्प्लेक्स पेयरिंग नहीं करते हैं, ये याद रखना, क्योंकि सारे खाली पड़े थे। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, 1-2 एक्सेप्शंस और आएंगे। कॉपर वाला एक कॉपर और अमोनिया का एक्सेप्शन आता है, उसमें ना D में 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है, वो अगले में जंप कर जाता है, ठीक है। D का 1 इलेक्ट्रॉन, 3D का 1 इलेक्ट्रॉन आगे P में जंप कर गया और अकेला ही रह गया, बॉन्ड भी नहीं बनाया, कमाल ये, और वो पैरामैग्नेटिक हो गया। ऐसा एक्सेप्शन भी है, उसका कोई ज्यादा सिर पैर, ज्यादा लॉजिक नहीं है। न्यूक्लियस की पावर ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन, इन सब फोर्सेस, लिगेंड का रिपल्शन अट्रैक्शन, इन सब फोर्सेस की वजह से वो अपने आप को अरेंज करते हैं। उस अरेंजमेंट को याद ही करना पड़ता है, ओवरऑल तो एक्सपेरिमेंटल ही होता है, लेकिन कुछ चीजें समझने के लायक है वो हम समझेंगे। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। बेटा मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क योर डाउट्स।